हाँ जी, तो शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, कल की क्लास में दिक्कत रही, कोई बात नहीं, वो फिर से सारा, वैसे तो बेसिक पार्ट ही था, आप वे सब जानते हैं। हाँ, मैंने क्विक रिवीजन के लिए बोला है। फर्स्ट टाइम इस ऐप में पढ़ा है, इसलिए थोड़ा उनको ग्लिच रहा, टेक्निकल ग्लिच। बाकी सिलेबस ये मैंने आपको सेंड कर दिया था, ठीक है ना। तो हमें जनरली पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग मैंने यहाँ पे इसलिए चूज करा है, एक्चुअली इनऑर्गेनिक आपको आरसी मैम ही पढ़ाएंगे, इसके जो भी ये टॉपिक्स हैं। बट केमिकल बॉन्डिंग इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है कि ऑर्गेनिक पढ़ाने के लिए ये पढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम स्टेप्स पढ़ेंगे। जैसे हम देखेंगे कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ट्राइगोनल प्लेनर होगा, पी के पी एक पी ऑर्बिटल उस पर वैकेंट होगा। तो वे सब जानने से पहले, जैसे हम उसमें पढ़ेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री में कि इसका प्लस फेज है, माइनस फेज है, तो किस साइड से जो है लिगेंड इंटरेक्ट होगा, तो ये सारी चीजें जानने के लिए इनऑर्गेनिक का ये टॉपिक पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए केमिकल बॉन्डिंग पहले मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। और देख सकते हैं सिलेबस, केमिकल बॉन्डिंग शेप्स ऑफ द कंपाउंड। तो शेप ऑफ द कंपाउंड में मान के चलिए हर साल एक प्रश्न मिल ही जाता है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने अभी आपको पेपर पैटर्न वगैरह नहीं बताया, वो सब भी मैं आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है ना। अगली क्लास में वो आपको मैं सारा बताऊंगा। थोड़ा सा आज टॉपिक को देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ना है, बाकी स्ट्रेटजी वगैरह पे भी डिस्कस करूंगा। बाकी आपको हम पहले बता ही चुके हैं क्लास के लिए कुछ रूल एंड रेगुलेशन, मैंने आपको आसान नहीं बताया होगा। और मैं भी आपको बता देता हूँ कि क्लास में आपको भाई 30 मिनट के बाद ब्रेक होगा। उस ब्रेक में आप जो है अपने डाउट्स पूछिए। देखिए, लाइव हम पढ़ रहे हैं, तो और लाइव जैसे आप क्लास में पढ़ते थे, एक कॉपी होती थी आपके हाथ में, पेन होता था, आप चीज़ों को लिखते थे। ये नहीं कह रहा सब कुछ नोट करिए, सुनते भी रहिए, नोट भी करिए, लेकिन कि नोट में ही सारा टाइम बिल्कुल सुना, ऐसा नहीं है। आपको चीज़ें समझनी है। देखिए, बच्चों ने मुझसे बुक पूछी कि भैया बुक कौन सी है, तो मैं बताया था श्राइवर्स एटकिंस, आप लेना चाहें तो ले सकते, इनऑर्गेनिक के। नहीं तो बाकी जो आपको पढ़ाया जा रहा है, भैया नोट्स ये मान के चलिए, ऐसी बहुत सारी बुक्स से मिलाकर आपको ये नोट्स बनाए जा रहे हैं। जैसे मैं अपनी पर्सनल बताऊं, मैं श्राइवर एटकिंस पढ़ चुका हूँ। इसके अलावा हुई कीटर किताब आती है, इसका पुराना जो पार्ट है वो मैं पढ़ चुका हूँ। इसके अलावा एक आती है पूरी शर्मा कालिया, मैं पढ़ चुका हूँ। इसके अलावा जो प्रदीप वगैरह है, वे ऑर्गेनिक की तो मैं ऑलरेडी पढ़ ही चुका हूँ। जैसे प्रदीप आती है, ठीक है ना, एबीसी आती है, ये सारी बुक्स में पढ़ चुका हूँ। तो ये मान के चलिए कि ये जो भी डाटा मिलेगा आपको इन सारी बुक्स में मिलेगा। बट हाँ, अपने पर्सनल चॉइस के लिए कि भाई बुक लेनी है, ये की बुक लेके बस सजा दी कि जी हम आईआईटी जैम की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा आपको क्या करना है, ये बुक्स को पढ़ना भी है। अगर आप ले रहे हैं तो पढ़ना है, ये देखना है कि हाँ भाई इस बुक को हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। तो इसको आपको इस तरीके से लेके चलना है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे प्राइवेट एटकिंस आपको लगता है, वैसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, आपको लगता है ये नहीं लेनी चाहिए, तो आप हिंदी ऑथर की लेना चाहें तो पूरी शर्मा कालिया आती है, ये आप मंगा सकते हैं, ठीक। बाकी देखो, आपके नोट्स मोर देन सफिशिएंट हैं, बार बार पढ़ना है। ये मान के चलिए एग्जाम आने से पहले एक छोटी सी हम देख रहे हैं स्ट्रेटजी एग्जाम के लिए, ठीक। तो एग्जाम आने से पहले देखो क्या करना है। अभी आप मान के चलिए कि आपके पास 8 मंथ्स है, ठीक है ना, 8 मंथ्स आप ये मान के चलिए, या फिर 240 डेज है। मैं अप्रोक्स मान के चलता हूँ 240+ डेज में हमारे, ठीक है ना, क्योंकि आपके मे भी एग्जाम हो जाए, तो उसमें भी थोड़ा हमें ध्यान रखना, ठीक। तो 8 मंथ्स आप मान के चलिए। देखो, आस्थान ने जब पढ़ा था, उन्हें भी थर्ड ईयर में पता चला था कि भाई आईआईटी जैम जैसा कुछ होता है। उसने भी देखो इतने महीने में तैयारी करके सिलेक्शन लिया, पढ़ाई करी, और अब आपको पढ़ा रही है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि 8 मंथ सफिशियंट है। बट ये ध्यान देना कि जो डीयू में बच्चे हैं, जो बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, मैं फोबिया नहीं डाल रहा, मैं बस आपको बता रहा हूँ कंपटीशन कहाँ है, ठीक है ना। तो बीएससी के जो ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं डीयू वगैरह में या अच्छी यूनिवर्सिटीज में, तो वहाँ पे जो ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ईयर। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने फर्स्ट ईयर से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आप थर्ड ईयर में आ गए। बस मैं कह रहा हूँ कंपटीशन आपका इनसे है। अब आपस में ही, या फिर मैं बोलूँ सीसीएस के बच्चों से ही अगर सोच रहे हैं कि भाई ये तो कुछ नहीं कर रहा, मैं जैम की तैयारी कर रहा हूँ एटलीस्ट से अच्छा हूँ, ये सोचने में ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो भैया फिर आप गलत प्लेटफॉर्म पे तैयारी छोड़। हाँ, आपका ये है कि भैया मेरा खुद से कंपटीशन है, वो जो तैयारी पहले से करे कोई बात नहीं, पर हाँ मेरा खुद से कंपटीशन है, और मैं इतनी तैयारी करूंगा कि ऑब्वियस है मैं इन 240 डेज में आराम से सिलेक्शन दूंगा।
और भाई सिलेक्शन बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जो सिलेबस कराया जा रहा है उसको बार बार रिवाइज करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, रटना नहीं है, रिवीजन करना है। क्लास में चीजों को समझना है, अच्छे से समझना है। हम आपको कंसेप्ट समझाएंगे तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और दूसरा ये, क्लास में बस आ गए बैठ गए, ठीक है रिकॉर्डेड तो मिल ही रहा है, मैं बाद में रिकॉर्डेड देखूंगा। अरे भाई रिकॉर्डेड आपको नहीं देखना है, वो रिकॉर्डेड इसलिए है कि जैसे मान लीजिए कोई नया बच्चा आ गया, उसका कुछ छूट गया तो वो रिकॉर्डेड को देख ले, या फिर आप ही लोगों को कोई जनरल डाउट आ गया कि हाँ भाई ये टॉपिक पढ़ा था, ये दिमाग में नहीं आ रहा क्या क्या पढ़ा था, तो जनरल डाउट क्लियर करने के लिए आपको रिकॉर्डेड, ये नहीं कि पूरी की पूरी क्लास से रिकॉर्डेड देख रहे हो, या फिर चलो रिकॉर्डेड तो मिल ही रहा है क्लास में नहीं जाते हैं। देखो क्लास में मैंने उस दिन भी लिखा था कि रेगुलरिटी आपको लेके चलनी पड़ेगी। अभी क्वांटम आपका चल रहा है, क्वांटम में जब पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे फंक्शन मस्ट बी कंटिन्यूअस, फंक्शन है वो मस्ट बी कंटिन्यूअस होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, ये फंक्शन की खास बात है, खास बात है। जैसे वहां पढ़ोगे डी वाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, अगर इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा ई की पावर एक्स को तो हमेशा ई की पावर एक्स ही आता रहेगा, दैट मीन्स कंटिन्यूअस रहेगा ये फंक्शन, चेंज नहीं होगा। तो यही आपको भी करना है। मैं जानता हूँ अप्स एंड डाउन आते हैं, एक दिन आपका ऐसा होगा जिसमें आपको बहुत पढ़ने का मन करेगा, अगले दिन ऐसा आएगा जिसमें पढ़ने का मन ही नहीं करेगा, फिर अगला दिन आएगा बहुत पढ़ने का मन करेगा, फिर आएगा मन ही नहीं करेगा। पर वो मन ही नहीं करने वाले दिन में ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ना है, आपको रेगुलर कॉन्स्टेंटली पढ़ना ही होगा। आई नो डेली अप्स एंड डाउन आते हैं, एक जैसा डेली मूड नहीं रहता है पढ़ने का, तो इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि जो आपको चीजें हैं वो कंटिन्यूस रखनी ही पड़ेगी, ठीक। और टाइम का बता देता हूँ, अभी तो आप शुरू में पढ़ रहे हैं, तो शुरू में तो ये मान के चलिए टॉपिक्स दो चार ही चल रहे हैं, तो आप उनको मुश्किल से हार्डली 2 घंटे 3 घंटे में पूरा रिवीजन कर लेंगे। पर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, या मैं कहूँ आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ के बाद आपको जो है अपना टाइम मिनिमम 6 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा पर डे, ये मिनिमम है। मैक्सिमम आप जितना एफर्ट लगा सकते हैं उतना आपको एफर्ट लगाना। क्यों? अभी इसलिए एफर्ट लगा सकते हैं क्योंकि अभी आपके बीएससी के बैच चालू नहीं है, अभी अभी आपको बीएससी नहीं पढ़ना, इसमें इस वक्त मैक्सिमम एफर्ट लगा दीजिए। फिर जब आपका बीएससी का बैच चालू होगा तो ऑब्वियस है आपको मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, मैथमेटिक्स भी पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान में रखना। मैथमेटिक्स जरूर पढ़ना पड़ेगा, और ऑब्वियस है उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, फिजिक्स पढ़ना पड़ेगा उसके लिए भी तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इन पे भी आपको फोकस देना होगा। तो वहां पे आपको देखिए कि 1 घंटा मैथ में चला जाएगा, ऑब्वियस बात है 1 घंटे आप सवाल भी निकालेंगे, ठीक है ना, 1 घंटे में आप सवाल भी निकालेंगे। तो आप खुद देखिए आपका टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, और देखिए एफर्ट लगाने से ही होगा। और ये नहीं कि भाई इसमें तो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तो ऑब्वियस है किसी एग्जाम की तैयारी या मैं इसको करूँ ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप इन फ्यूचर कोई कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं मेहनत तो उसमें लगेगी, बट हाँ ये मान के चलिए आपको अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत भी उतनी अच्छी करनी है, सिंपल सी कहानी, ठीक। इसलिए ध्यान में रखना मिनिमम 6 आवर का प्लान आपको लेके चलना है। मैं आपसे इससे ज्यादा पढ़ने को कह ही नहीं रहा, 6 आवर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये क्लास के अलावा बोल रहा हूँ, क्लास के अलावा, ये नहीं कि क्लास मिला के 6 घंटा हो गया कि भैया 3 3 घंटे की 2 क्लास होगी 6 घंटा हो गया भैया आज का फ्री, ऐसा नहीं है। रिवीजन करना है बार बार, आपको बेशक वो टॉपिक 1000 बार भी आ गया हो, अच्छे से आ गया हो, बट उसको एक बार क्विक रिवीजन में लेके जरूर चलना है। क्यों? क्योंकि आप जब तक 100% नहीं है जब तक आप एग्जाम नहीं दे रहे, क्योंकि तैयारी मेन फोकस एग्जाम ही है, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ऑब्वियस है, तो मेन फोकस एग्जाम ही होगा। तो एग्जाम के मोटिव से हमें पढ़ना है, तो ध्यान रखना जब तक आप एक्सपर्ट नहीं है जब तक आप एग्जाम में अच्छे से बैठ नहीं, इसी चीजों को ध्यान में रखना है, तैयारी करनी है अच्छे से। बाकी जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स के लिए हम हैं ही, जितने भी डाउट्स आपके होंगे सारे क्लियर होंगे, ठीक। और कुछ और बातें जनरल बातें कर लेता हूँ। देखिए ये बात अभी मैं बस एक आइडिया के लिए दे रहा हूँ, जब आप एग्जाम में पहुंचेंगे तो एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है पेपर, उस स्ट्रेटजी पे भी डिस्कस करेंगे, तो उस स्ट्रेटजी पे भी हम डिस्कस करेंगे। हालांकि आपके रेगुलर टेस्ट होंगे और उन टेस्ट में आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो आज भी आपकी क्लास है, कल भी आपकी केमिकल बॉन्डिंग क्लास होगी, क्वेश्चंस मिलेंगे, वो क्वेश्चंस आपको करने होंगे। आस्था ने शायद वो बता दिया होगा आपको रूल कि भाई जो टेस्ट आधे घंटे पहले आपको मिल जाएगा, क्लास से पहले आपको टेस्ट देना है, और टेस्ट देने के बाद जो बच्चे रेस्पॉन्स सबमिट करेंगे उन्हीं को, जो बच्चे रेस्पॉन्स सबमिट करेंगे उन्हीं को क्लास में एंट्री दी जाएगी। सिंपल सी कहानी है भाई, मैंने आपको पहले ही बताया था, मेहनत एक बच्चे पे भी, ठीक है ना, मेहनत एक बच्चे पे भी हुई थी, हमें दिक्कत नहीं है। अगर हमें ज्यादा बर्डन पड़ेगा या तो बैच हम ऑब्वियस से क्लोज कर देंगे, या फिर मेहनत करने वाला बच्चा लगेगा तो ऑब्वियस बात है एक बच्चे पे भी मेहनत की जा सकती है, और ऑलरेडी हमने उस पर भी रिजल्ट दिया। इसीलिए कह रहा हूँ हमें मतलब नहीं है कि बच्चे आ गए 4 5 तो भैया सब पे ध्यान देना, नहीं पढ़ रहा कोई बात नहीं, स्ट्रिक्ट रूल है, पढ़ेगा तो ही आगे बढ़ेगा, तो ही बैच आगे चलेगा, नहीं तो अदरवाइज आप बैच छोड़ सकते हैं, नहीं तो हम खुद ही आपको एंटर नहीं होंगे। क्लियर रूल है, आज आपने जो पढ़ेंगे उसके कल टेस्ट होगा, वो टेस्ट आपको आधे घंटे के अंदर सबमिट करना होगा, जितने घंटे का भी वो टेस्ट होगा, जितने टाइम का भी वो टेस्ट होगा, वो टेस्ट आपको देना पड़ेगा। टाइमली टेस्ट दोगे, डेली पढ़ोगे टेस्ट दोगे, तो टेस्ट जब तक जो पढ़ लिया केवल रटने से फायदा नहीं, उस
उसको अप्लाई भी करना आना चाहिए, उसको आपको टेस्ट में भी अप्लाई करना आना चाहिए। जितना आप अप्लाई करोगे ऑब्वियस बात है उतना आपके एग्जाम में कहते हैं ना क्लियरिटी उतनी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ये मान के चलिए अगर आप इन 8 महीने में 10,000 क्वेश्चन भी लगा देते हैं ऐसे ही टेस्ट दे दा के इधर उधर से ढूंढ ढांड के, मैं ये नहीं कह रहा कि गूगल पे ढूंढो टेस्ट, इसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। उस ढूंढने की जगह हम वो टेस्ट पे ढूंढने का सारा देने का हमारा काम है, आपका काम है उन टेस्ट को बस अच्छे से कर लेना, क्लियर कर लेना। अगर मान लीजिए 8 से 10,000 क्वेश्चन भी आपने कर लिए, सिलेक्शन निश्चित है। कोई बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन देना आईआईटी जैम में, कोई इतना हंसू एग्जाम नहीं है, बहुत ही कहते हैं ना कि बस ये मान के चलिए ये एग्जाम अगर देखा जाए आईआईटी जैम का, ये जेई से भी थोड़ा लो लेवल का है। मैं लो लेवल इसलिए कहूंगा वहां आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों ही पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, केवल केमिस्ट्री, केवल केमिस्ट्री पढ़नी है। और कितनी पढ़नी है, जितना सिलेबस में दिया। तो एक सिलेबस का रूपांतरण मैं आपके सामने कर चुका हूँ, सिलेबस में आपको बता चुका हूँ। हम पढ़ेंगे ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिलेबस लिखा है केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ द कंपाउंड। पर अब बताओ यहाँ कहीं भी नहीं लिखा, इस सिलेबस में कहीं भी नहीं लिखा कि भैया हाइब्रिडाइजेशन बता दो। अब भैया जब शेप पढ़नी है तो उसके लिए हाइब्रिडेशन भी पढ़ना है, तो सिलेबस को इस तरीके से ही लेके चलना है। ये नहीं कि बस यहाँ केमिकल बॉन्डिंग लिखा है और शेप ऑफ कंपाउंड पढ़ा है लिखा है तो उसको पढ़ लो, ऐसा नहीं है भाई। इससे पहले तो हमें हाइब्रिडेशन पढ़ना पड़ेगा, उससे पहले तो हमें ऑक्टेट रूल पढ़ना पड़ेगा, और उससे पहले शायद मुझे ये भी जानना होगा कि व्हाट इज अ बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे जैसे टाइप ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड कितने तरीके के होते हैं, सिग्मा, पाई, डेल्टा, ओमेगा, ये सारे बॉन्ड्स आपको भी बताऊंगा। इसके बाद वेस्पर्ड थ्योरी पढ़ेंगे, ऑब्वियस बात है उसी के बेसिस पे डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। और फिर हम पढ़ेंगे इसके बाद हाइब्रिडेशन, वैसे यहाँ दिया हाइब्रिडेशन, डायपोल मूवमेंट, ठीक। और उसके बाद अलावा आयनिक सॉलिड्स, स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, PHCl, डायमंड एंड ग्रेफाइट, और लैटिस एनर्जी। हालांकि इस लैटिस एनर्जी को फिजिकल में और अच्छे से पढ़ाया जाएगा, बट हाँ कुछ जो कंसेप्ट हैं वो लैटिस एनर्जी के मैं यहीं पे क्लियर आपको कर दूंगा। ठीक, बाकी थर्मो में लैटिस एनर्जी पढ़ते हैं पूरा, तो वहाँ पे इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। बट हाँ जो इनऑर्गेनिक के बेसिस से वो मैं आपको इनऑर्गेनिक को कंप्लीट करा, ये बस मैं आपको दे चुका हूँ। अब शुरू करते हैं क्लास। कोई किसी का डाउट है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, कुछ पूछना है तो फिर मैं कुछ टॉपिक को लेकर चलता हूँ। हाँ जी, तो अच्छा एक चीज और बता देता हूँ। देखिए हमारे पास एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, हमारे पास है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास दो तरीके से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसमें MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें क्या है आपके पास 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन है, ठीक। ये सभी 1 मार्क्स। मल्टीपल चॉइस का मतलब जानते हैं, 4 ऑप्शन होंगे KBC, एक ऑप्शन सही सिलेक्ट करना है और इनाम जीतना है। फिर ऐसे ही आपके पास जनरली 11 से 30 तक, ये भी MCQ, टोटल 2 मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव में ही दूसरा टाइप, यहाँ पे आपके पास होता है MSQ, मल्टीपल सिलेक्टिव। ऑब्वियस बात है एक से अधिक आंसर सही है, KBC तो है, बट क्या है कि भैया एक से अधिक आंसर भी सही हो सकते हैं। 4 ऑप्शन है, 3 भी ठीक हो सकते हैं, 2 भी, 1 भी, या फिर चारों के चारों। और कई केस में एक भी सही नहीं हो सकता है ना, ऐसा भी है, कई भी केस में एक भी सही नहीं हो सकता, ठीक। तो उस पर हम फोकस करेंगे। MSQ में जो क्वेश्चन है 31 से आपको 40 देखने को मिलेगा, 40 देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपके पास है आगे न्यूमेरिकल आंसर टाइप, NAT। इसमें क्या है, केवल आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो आंसर आया है उसको लिखना है, जो आंसर आया है उसको लिखना है, बस इतना सा काम आपको। देखिए यहाँ से 1 से लेकर 10 जो क्वेश्चन है इनको जरा देखिए, 10 मार्क्स के हो गए। 11 से लेकर 30 20 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, टोटल आपके पास 40 मार्क्स हो गए। तो देखिए जो ऑब्जेक्टिव है, टोटल ऑब्जेक्टिव पेपर जो आपका है ये 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स का, KBC 50 मार्क्स, टोटल पेपर कितने मार्क्स का, टोटल पेपर 100 मार्क्स, टोटल पेपर है 100 मार्क्स, ठीक है। टोटल पेपर है 100 मार्क्स। 50 मार्क्स का क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव, और 50 मार्क्स का कैसा हो गया, MSQ। MSQ में अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है, हाँ, हाँ जी, तो आपने ना देखा 50 मार्क्स का, जो 50 मार्क्स का पेपर है आपका ऑब्जेक्टिव है MCQ टाइप। इस MCQ टाइप में जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है इसमें 1/3 नेगेटिव, 1/3 नेगेटिव। अभी तक के पेपर में, मैं अभी जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मे भी पैटर्न चेंज हो जाए क्योंकि जैम का पैटर्न चेंज होता रहता है। पहले जो था 2000, अगर आप 13 से पहले का पेपर देखेंगे तो सब्जेक्टिव पेपर भी होता था, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, और उसमें कंडीशन भी थी
उसमें 3 घंटे का टाइम होता था, 300 मार्क्स का पेपर होता था। पहले 150 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव होते थे, 150 मार्क्स का ही सब्जेक्टिव होता था। कंडीशन ये होती थी कि ऑब्जेक्टिव में इतना परसेंट आपको ठीक करना पड़ेगा, जब भी आपका सब्जेक्टिव चेक होगा। तो पहले बहुत सारे अलग अलग कंडीशन थी, अब ऐसा नहीं है। अब केवल ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी टाइप न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो है आपका पेपर है, ठीक है ना। थोड़ा एक पेपर का ओवरव्यू ले रहा हूँ। अगर कुछ नया चेंज आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना तैयारी करेंगे। पर मेरा मानना ऐसा है कि इस साल का पेपर भी, 2022 का पेपर भी ऐसा ही आएगा, उसमें कुछ अभी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी कोई फर्दर चेंज आएगा, अपडेट आपको हम करते रहेंगे, ठीक। तो 50 मार्क्स हमने यहाँ देख लिया। अब आते हैं एमएसक्यू। एमएसक्यू जो है 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। अगर 2 मार्क्स का है तो टोटल यहाँ पे कितने मार्क्स का बनता है, 20 मार्क्स का बनता है। ऐसे ही एनएटी 41 से लेकर 50, एनएटी 41 से लेकर 50, ये 1 मार्क्स का एनएटी है, 1 मार्क्स में न्यूमेरिकल आंसर टाइप होगा। और फिर 51 से लेकर 60, ये 2 मार्क्स के होंगे। 51 से लेकर 60, ये 2 मार्क्स के होंगे। तो यहाँ हो गया 20, यहाँ हो गया 10 और यहाँ हो गया 20। तो 50 मार्क्स का ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। टोटल पेपर कितना, 100 मार्क्स। अच्छा, कट ऑफ की बात बताऊं, भैया जो टॉपर है हर बार ही 90 प्लस मार्क्स लेके आ रहा है, 90 प्लस मार्क्स लेके आ रहा है। तो आप खुद अपनी इमेज बनाइए, आपको कहाँ पे आना है, आपको किसके लिए कितने मार्क्स के लिए मेहनत करनी है, ठीक। और वो हमें भी आइडिया मिल जाएगा कौन बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। देखो क्लास में अगर आपसे पूछा जा रहा है आपका नाम लेके, तो आपको उसका आंसर बताना ही पड़ेगा, रेस्पॉन्स उसका देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और जो रेस्पॉन्स नहीं देगा क्लास में, मैं पहले ही बता चुका हूँ भैया, हमें 4-5 बच्चों से मतलब नहीं है, 10 बच्चों से मतलब नहीं है, हमें केवल सिलेक्शन से मतलब है। जो मेहनत करेगा वो पढ़ेगा, सिंपल सी काम, ठीक। तो आप अपने खुद ही रेस्पॉन्स देखिए, आपको कितना मार्क्स यहाँ पे गेन करना है, आप कितनी मेहनत यहाँ पे करने को तैयार हैं। क्या आप 90 प्लस ला के दे, 90 प्लस ला के दे सकते हैं, कितनी हमसे हमारी बस आते हैं आप डिमांड, ठीक। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा पेन का यहाँ पे साइज हम मुझे इंक्रीज करना है। तो शुरू करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग टॉपिक आपको आज बोला गया था, तो केमिकल बॉन्डिंग क्यों जरूरी है तो समझते हैं। देखिए ऑब्वियस बात है, हमें अगर केमिस्ट्री पढ़नी है तो सबसे मेन मुद्दा है बॉन्ड का, हमें बॉन्ड जानना जरूरी है। तो आपको और हमें पढ़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने बीच एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और ऑब्वियस बात है, बॉन्ड कब बन सकता है, जब आप मुझे समझे कि हाँ भाई ये टीचर ये पढ़ाएगा, ऐसे ऐसे पढ़ाएगा, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। मुझे समझ में आएगा कि हाँ भाई आप लोग भी उसी तरीके से पढ़ रहे हैं कि आप सिलेक्शन दे सकें। तो हमारे बीच में क्या बनेगा, एक बॉन्ड बनेगा। और उस बॉन्ड के लिए क्या है, एक तरीका लग रहा है जिससे वो दो चीजें आपस में एक दूसरे क्लोज आए। तो बॉन्ड बनता है कब है, जब दो या दो से अधिक चीजें आपस में क्लोज इंटरेक्शन कर रही हैं, आपस में क्लोज इंटरेक्शन कर रही हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रही हैं। अब यहाँ पे अगर केमिकल बॉन्ड की बात करें तो केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए वहां पे एक फोर्स लग रहा होगा, वहां पे फोर्स लग रहा होगा। अब वो फोर्स कैसा होगा, वो मान लीजिए आपके पास एक एटम ए है, ऐसे ही यदि आपके पास कोई दूसरा एटम ए है, मान लीजिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये एक एटम है, एटम के पास एक न्यूक्लियस होता है, ठीक। ये इसका न्यूक्लियस है, नाभिक हिंदी माध्यम वालों के, ठीक। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में होता है न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का घर होता है न्यूक्लियस। तो यदि इस न्यूक्लियस को देखो, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा है, ठीक। ये इतनी कहानी हम जानते हैं। दैट मीन्स ए के पास एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। ऐसे ही इसके पास भी एक न्यूक्लियस है और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा। फिर हम एक बात और जानते हैं कि न्यूक्लियस का जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है, और उस फोर्स को जनरली हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं।
न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस वो फोर्स को जनरेट करता है, तो इट इज कॉल्ड द न्यूक्लियर फोर्स। और इट इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, ये जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है। हालांकि होता क्या है भैया, बहुत छोटे लेवल पे है। जनरल आपने क्वांटम में देखा होगा, सब एटॉमिक लेवल की बातें शायद करी होंगी, तो सब एटॉमिक लेवल की बातों में आपने देखा होगा कि भैया कितने छोटे लेवल पे जाके फोर्स लग रहा है। इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स है कि एक न्यूक्लियस जो कि मान लीजिए फुटबॉल के साइज के बराबर है, तो पहला इलेक्ट्रॉन की जो सेल है वो ये मान के चलिए कि दूसरा प्लेनेट जो हमारे क्लोज है, मान के चलिए मार्स, इतनी दूरी पे ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अगर सब एटॉमिक लेवल पे घुस जाऊं तो वहां पे मैं देखूंगा कि न्यूक्लियस अगर फुटबॉल शेप के बराबर है, या फिर मैं बोलूं अर्थ के बराबर ही मान लूं, चलो फुटबॉल तो ज्यादा छोटा हो गया, अर्थ के बराबर ही मान लो, अर्थ के बराबर ही मान, जस्ट लाइक अर्थ। तो अर्थ से मार्स जितनी दूरी पे है उतनी दूरी पे ये सेल का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होगा। तो देखो सब एटॉमिक लेवल भी अगर देखा जाए अपने अंदर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बट है क्या, हम ह्यूमन एग्जिस्टेंस बहुत बड़े लेवल पे एग्जिस्ट करती हैं। अगर चीजों को इतने छोटे ही लेवल पे ले जाया जाए तो खुद देखो वहां पे खुद का एक ऐसा मान के चलो, खुद का एक सोलर सिस्टम डेवलप हो गया, उसके अंदर खुद भी न्यूक्लियस है, मतलब खुद भी एक तरीके से मान के चलो न्यूक्लियस, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, और उस बात मैटर की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं मैटर क्या होता है, इसका कुछ मास होगा और वो कुछ जगह घेरेगा, दीज आर द मैटर। तो मैटर की तरह वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर चीजों को ह्यूमन एक्सिस्टेंस के अलावा सोचा जाए तो हो सकता है मे बी किसी एटम के अंदर एक और तरह का जो है, आप देख सकते हैं एक और तरह का जो है प्लेनेट, और जो है डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट जो है उसमें बसे पड़े, इस तरीके से भी ये सोचा जा सकता है। अर्थ है, मार्स है, इस तरीके से जो न्यूक्लियस है और पहले साल का इलेक्ट्रॉन है, इतनी दूरी पे चक्कर लगा रहे हैं, और सोचिए उनके बीच का कितना डिस्टेंस है, और इतने डिस्टेंस पे वो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कैसा है, न्यूक्लियर फोर्स है। तो क्या बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, और इतना ही स्ट्रॉन्ग फोर्स यदि ह्यूमन बींग्स को मिल जाए तो सोचो खुद ही कि भैया यहाँ पे है और मार्स से एलियन को पकड़ के लाना है, तो बस ऐसे करके हाथ करेगा और उसको अपनी तरफ खींच लेगा। तो देखिए कितना तगड़ा ये आपके पास फोर्स अवेलेबल है, बट क्या है बहुत ही छोटे लेवल पे है, हम इसको अभी यूज करना नहीं सीखे। चलिए आगे देखते हैं। ए के पास खुद का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या लगाएगा, न्यूक्लियर फोर्स लगाएगा, लगा ले भाई, क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भीतर खींचेगा। ऐसे ही इसका प्रोटॉन है, इसका प्रोटॉन, ये प्रोटॉन क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भीतर खींचना शुरू करेगा, किसके, इस वाले ए के इलेक्ट्रॉन को भीतर खींचना शुरू करेगा। न्यूक्लियस के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहे हैं, क्लोज आएंगे, ऐसे इस न्यूक्लियस का प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा रहा है, क्लोज आएंगे, क्लोज आएंगे तो भैया फोर्स लगना शुरू हो गया। तो मैंने क्या बताया, बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, फोर्स, बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, फोर्स, और वो फोर्स यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियर फोर्स है, क्या है, न्यूक्लियर फोर्स। जैसे वो न्यूक्लियर फोर्स लगा ये एक दूसरे से क्लोज आना शुरू हो गए, क्लोज आना शुरू हो गए तो भैया क्लोज आ गए, ये देखो ए और ए क्लोज मार, ये ए है, ये ए है, क्लोज आ गए। अच्छा अब है क्या, ये ए पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये ए पे एक इलेक्ट्रॉन है, भैया न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है और ये इलेक्ट्रॉन भी है, भैया फोर्स तो लग रहा है, न्यूक्लियर फोर्स तो है, बट साथ में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लोज आने की वजह से यहाँ पे रिपल्सन भी होगा, यहाँ पे रिपल्सन भी होगा, और यदि यहाँ पे रिपल्सन होगा तो भैया अट्रैक्शन भी हो रहा है, मतलब फोर्स जो इनको अट्रैक्ट कर रहा है एक दूसरे के करीब ला रहा है, साथ में सेम चार्ज, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आर द सेम चार्जेस। और इलेक्ट्रॉन को और अच्छे समझना है तो एक कंसेप्ट ऐसे समझ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक पोल की तरह मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्पिन है, हम जनरली स्पिन लिखते थे प्लस हाफ या माइनस हाफ, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ वाला स्पिन वाला है, तो ये इलेक्ट्रॉन का ये जो हेड पार्ट है, अगर लेटर से इसको मैं नॉर्थ पोल कह दूं तो ये टेल पार्ट क्या है, इसका साउथ पोल है। तो खुद ही सोचिए कि जब दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जब दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के आ रहे हैं, तो इसका ये हेड पार्ट नॉर्थ हो गया, नीचे वाला साउथ हो गया, और आपको पता है सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम पोल्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सिंपल सी बात है। ऐसे ही सेम इलेक्ट्रॉन आपस में जनरली क्या प्रोड्यूस करेंगे, रिपल्सन प्रोड्यूस करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे न्यूक्लियस में प्रोटॉन, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन, प्रोटॉन और प्रोटॉन क्या करेंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे, आपस में रिपल्सन करेंगे। दैट मीन्स न्यूक्लियर फोर्स कहीं ना कहीं अट्रैक्शन को शो कर रहा है, बट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर रिपल्सन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ऐसी प्रोटॉन और प्रोटॉन मिलकर भी आपस में रिपल्सन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ओवरऑल कंसेप्ट क्या समझा कि भाई आपके पास क्या है, न्यूक्लियस है, दो डिफरेंट एटम्स का, वो न्यूक्लियस क्या लगा रहा है, न्यूक्लियर फोर्स लगा रहा है, और वो न्यूक्लियर फोर्स है उनके बीच में हो रहा है अट्रैक्शन, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन के साथ साथ हमने देखा क्लोज आने की वजह से रिपल्सन भी हो रहा है, रिपल्सन भी हो रहा है। तो यहां से समझते हैं अब तीन केसेस को, क्या केस समझ सकते हैं, मान लीजिए ये अट्रैक्शन फोर्स, ये अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स से ज्यादा हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हमेशा ये ध्यान रखिए बॉन्ड बनेगा ही बनेगा, बॉन्ड फॉर्म, क्यों, क्योंकि भाई अट्रैक्शन ज्यादा है, रिपल्सन कम, बॉन्ड बनेगा। यदि ऐसा हो जाए कि जो अट्रैक्शन है
ये रिपल्सन के बराबर हो जाए तो अट्रैक्शन है, रिपल्सन के बराबर हो जाए तो ऑब्वियस है बॉन्ड नहीं बनेगा। नो बॉन्ड फॉर्म, नो बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड नहीं बनेगा। सिंपल सी कहानी भाई। क्यों? जितना अट्रैक्शन था उतना रिपल्सन, नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो। ठीक। और तीसरा केस, यदि ऐसा हो जाए कि अट्रैक्शन रिपल्सन से कम हो जाए, ऑब्वियसली जब रिपल्सन ही रिपल्सन होगा तो ऐसे केस में कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा। ऐसे केस में कभी भी बॉन्ड नहीं बनेगा। तो हमने एक सिंपल सी कहानी समझी कि बॉन्ड होने के लिए फोर्स होना जरूरी है। फोर्स में दो चीजें हो सकती हैं, वो अट्रैक्शन भी कर सकता है, वो रिपल्सन भी कर सकता है। बॉन्ड कब बनेगा? जब अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स से ज्यादा होगी। अगर बराबर होगी तो नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो, कम होगी मतलब अट्रैक्शन फोर्स रिपल्सन फोर्स से कम हो जाए तो ऐसे केस में भी बॉन्ड नहीं बनेगा। तो देयर इज ओनली वन कंडीशन इन विच बॉन्ड फॉर्म्स, इन विच द अट्रैक्शन फोर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिपल्सन फोर्स। और कब नहीं बनेगा? जब ये अट्रैक्शन फोर्स लेस देन हो जाए या इक्वल टू हो जाए रिपल्सन फोर्स। या तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा या फिर रिजल्टेंट एक तरीके से देखूं तो नेगेटिव पहुंच जाएगा। तो दो ही कंडीशन है जहां पे बॉन्ड बन रहा होगा। तो अब बॉन्ड की सिंपल सी कहानी है कि बॉन्ड ए और ए के बीच में या दो डिफरेंट एटम्स के बीच में या मोर देन डिफरेंट एटम्स के बीच में केवल एक डंडा नहीं है। इट इज नॉट अ डंडा। क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये केवल एक डंडा नहीं है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो एटम्स के बीच में। किस तरीके से? दो एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं। तो ये था, आधा घंटा भी हो गया। अब आप 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और किसी के कोई डाउट्स हैं तो उसमें डाउट्स अपने क्लियर कर लीजिए। प्लीज आस्क योर डाउट्स। अगर आपको कुछ पूछना है तो अपने डाउट्स का पूछिए। नो डाउट्स तो बस 2 मिनट में क्लास स्टार्ट करता हूँ। ये एक्चुअली थोड़ा मैंने नया यहाँ पे ये वन नोट लिया है तो उसमें कुछ फंक्शन अलग हैं, तो मैंने ऐसे अभी ट्राई भी नहीं किया था तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। एक बार ये चलाना फिर से सीख जाऊँ तो आसानी हो। एक मिनट में क्लास स्टार्ट करता हूँ। जिस टाइम में डाउट है तो आपने डाउट पूछे। हाँ जी। देखिए, कुछ बातों को और ध्यान देना है। देखो, क्लास में पहली बात सभी ऑन टाइम आए। ये नहीं कि भाई टाइम शुरू हो गया है, बैच चल रहा है और आप बीच में आके बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। कोशिश करिए। आई नो टेक्निकल ग्लिच होता है, कई बार ज्वाइन नहीं हो पाता, बहुत सारी दिक्कतें हैं, बट फिर भी कोशिश करिए कि भाई 12:30 का टाइम है, 12:30 बजे ज्वाइन होंगे। आप कोई जो रहा है 12:40 पे, कोई 12:45 पे, तो इससे क्या है क्लास के बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। तो प्लीज ऐसा ना करें, टाइमली ज्वाइन हो, जो आपका टाइम है उस पर ज्वाइन हो। कोशिश कर लो भाई 5 मिनट पहले से ज्वाइन होने की। जरूरी थोड़ा ना 12:30 ही आपको टाइम दे, 12:30 ही ज्वाइन हो। 5 मिनट पहले करीब मैं लिंक सेंड कर देता हूँ, आप ज्वाइन होते रहिए। क्लास में 12:30 से ही शुरू कर दूंगा आपसे एग्जैक्टली। ठीक है ना? आज मैं फर्स्ट क्लास थी इसलिए थोड़ा वेट करा। तो क्लास में कोशिश करें ऑन टाइम। आप लोग ये नहीं कि बीच में आके डिस्टर्ब कर रहे हो। ठीक,
टेक्निकल प्रॉब्लम समझ सकता हूँ भैया, क्योंकि बहुत ही अलग तरीके से मतलब कोशिश हमें करनी पड़ रही है ऑनलाइन की। तो आप भी कोशिश करें कि थोड़ा 5 मिनट पहले से ही ज्वाइन होना शुरू हो जाए, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो ये था बॉन्ड, हमने देखा कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड, कैसे बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, कैसे अट्रैक्शन और रिपल्सन में अट्रैक्शन फोर्स हमें ज्यादा करना पड़ता है, रिपल्सन फोर्स से तो वहां पे बॉन्ड बनती है। कुछ बुक की थ्योरी और है, जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ते थे, क्लास 9th 10th में हमने थ्योरी पढ़ी थी, ऑक्टेट थ्योरी वगैरह, वे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि ऑक्टेट करना बहुत जरूरी है, ऑक्टेट पूरा करना किसी का बहुत जरूरी है। जैसे हम जानते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक ही एटॉमिक नंबर 1 है। अच्छा ये तो आप जानते हैं कि जितना एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उस पे इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही उस पे इलेक्ट्रॉन होंगे और उतने ही उस पे प्रोटॉन होंगे। सिंपल सी कहानी है, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उतने ही प्रोटॉन की संख्या। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो उस पर एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही प्रोटॉन है। सिंपल सा कंसेप्ट है हाइड्रोजन के लिए कि एक इलेक्ट्रॉन है भाई, एक प्रोटॉन है, सिंपल सा कंसेप्ट। बट हम जानते हैं हीलियम को अगर मैं देखूं, इसका एटॉमिक नंबर 2, इस पे है 2 इलेक्ट्रॉन, और आप जानते हैं पहली सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो स्टेबल हो जाता है। तो ये कह के चल सकता हूँ कि फर्स्ट सेल के लिए 2, उसके अलावा जनरली सभी का ऑक्टेट पूरा हो, बस फर्स्ट सेल में 2 और उसके अलावा सभी का ऑक्टेट पूरा हो, इतनी सी कहानी को समझो। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि भैया आउटर मोस्ट सेल में या ऑक्टेट में 8, ऑक्टेट का मतलब ही होता है 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो। और ये थ्योरी दी थी लुइस ने, तो लुइस का अष्टक नियम या लुइस की ऑक्टेट थ्योरी यही है। क्या कहता है कि ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अच्छा कुछ बातें और बता देता हूँ। हम क्या होता है पढ़ते पढ़ते भावनाओं में काफी खो जाते हैं। कैसे हम क्या करते हैं, जैसे ऑक्टेट थ्योरी है, इसके अलावा बहुत सारी जो छोटी मोटी थ्योरीज हैं वो आती रहती हैं, उन्हें पढ़ लो, डाउट होता है वो पूछ लो, बट उनमें खो मत जाओ, क्योंकि इतना छोटा भी नहीं पूछा जाता एग्जाम में भाई। 100 ही क्वेश्चन आने, 100 ही क्वेश्चन आने, हमें थोड़ा एग्जाम सेंट्रिक भी चलना पड़ेगा। देखो आपको अभी के लिए मैं बोलूं, मेन एम बेशक आपका टीचिंग हो इन फ्यूचर, पर अभी के लिए ये साल वाला अभी आपका टीचिंग एम नहीं है, आपका एम है कि मैं आईआईटीज में सिलेक्ट हूँ। तो अभी आप उस पर्सपेक्ट से सोचें, क्योंकि अभी आपके पास कहते हैं ना एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है बिल्कुल। आपको क्लियर होना चाहिए कि हाँ भाई मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आपको इतना उसमें घुस नहीं जाना टॉपिक में। जो आपको समझाया जा रहा है उसे बस एक बार उसके सारे पॉइंट्स पढ़ लो अच्छे से, उसे एक बार पढ़ लो और ये देखो कि उतने पॉइंट्स पढ़ने पे क्या आपसे क्वेश्चन हो पा रहे हैं। अगर नहीं हो पा रहे तब आप रेदर कुछ और उठाओ, अदरवाइज सारी चीजों में टाइम वेस्ट मत करो, क्योंकि बहुत सारे थ्योरीज बहुत सारे टॉपिक्स पहले ही बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए मैंने ड्रैगो का रूल, इतना सिंपलेस्ट रूल बताया हुआ है कि सिग्मा बॉन्ड गिन लो और लो गिन लो, भैया सिंपल सा है, स्ट्राइक नंबर निकल जाएगा, उससे आप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकाल लो। डिफरेंट बुक्स ऑथर की अलग अलग मेथड्स बहुत सारे दे रखे हैं कि भैया वैलेंस में इतने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में इतने इलेक्ट्रॉन, माइनस प्लस कर दो और आंसर आपका आएगा। भाई इतने सारे मेथड क्यों पढ़ने हैं? एग्जाम में ये थोड़ी ना पूछेगा कि इस मेथड से हाइब्रिडाइजेशन निकाल दे। एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा, ये कंपाउंड है, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दे, इसकी ज्योमेट्री बता दे, इसकी शेप बता दे, बॉन्ड एंगल बता दे, इतनी सी बातें आपसे पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि इस फॉर्मूले से मुझे निकाल के बता दे या इस फॉर्मूले से मुझे निकाल के बता दे। ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जाएगा कि हाइब्रिडेशन इस कंपाउंड की हाइब्रिडेशन क्या हो सकती है, या इस हाइब्रिडेशन में कौन कौन सी शेप बन सकती है। प्रश्न इस तरीके के पूछे जाते। तो अननेसेसरी भी हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप कल क्या करोगे तो भैया 2-4 दिन बाद आप एक दो गूगल पे देख लाओगे और भैया उससे क्वेश्चन पूछना शुरू कर दोगे। जैसे आईआईटी जेईई वगैरह का मैंने एक बार पढ़ाया था, तो बच्चे करते हैं बहुत सारी चीजें इधर उधर से ढूंढ ढूंढ के लाने लगते हैं। अरे भाई आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, सिंपल सी कहानी। आपको गूगल पे दी हुई 1000 चीजों को नहीं पढ़ना है, ना ही आपको गूगल बने। आपको करना है एग्जाम सेंट्रिक पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि आपका सिलेक्शन हो, ठीक। और बाकी टीचिंग वाला है तो भैया टाइम आपके पास पढ़ने के लिए आगे भी है, क्योंकि देखो हमने पिछले 2 सालों में जैम के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा या इतना सिलेबस में कुछ नहीं पढ़ा, और हमारी कोशिश है कि 8 महीने में हम सब कुछ पढ़ें। तो इसीलिए कह रहा हूँ वो सब कुछ ही बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतना पढ़ो जो एग्जाम सेंट्रिक है। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिलते रहेंगे, उनमें देखिए प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, उन प्रश्नों के बेसिस पे आपको तैयारी करनी है, उतना ही सिलेबस हमको करना है। ये नहीं पूछा जाता, कभी भी आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा ले दो, कहीं भी नहीं लिखा होगा कि इस मेथड से हाइब्रिडेशन बता दो, इस मेथड से आपको शेप बतानी है। आपको ये पूछेगा कि इसकी शेप क्या है, इसकी हाइब्रिडेशन क्या है, बस आप एक मेथड करिए, अच्छे से करिए, उसी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और देखिए वो मेथड क्या सभी पे अप्लाई हो पा रहा है, तो बस उस मेथड के अलावा आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हाँ
कुछ ऐसे अल्टरनेट जरूर होते हैं, जैसे कोई बड़ी चीज पड़ी उसका कोई अल्टरनेट, वो अल्टरनेट आप याद कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू द बड़ी चीज। क्यों? क्योंकि बड़ी चीजों में से कई बार डेरिवेशन में से कोई इनपुट पूछ लेता है और कई बार उसके शॉर्टकट डायरेक्टली पूछ लेता है, तो वो अलग चीजें हैं। बट हाँ, एक ही चीज पे पूरा रिसर्च करना वो बहुत कहते हैं ना टाइम वेस्टिंग आपके लिए, तो वो आपको नहीं करना है। जो आपको बस पढ़ाया जा रहा है उस पर पूरा अच्छे से फोकस करना है, खुद पे बिलीव रखना है, हम पे बिलीव रखना है, आपको इनपुट दिया जा रहा है वो आपके लिए बेस्ट है। आपको उसको बार बार रिवाइज करना है। एग्जाम तक की ही बात करूं, फुल सिलेबस को आप ये मान के चलिए 10 बार तो एटलीस्ट रिवाइज करना है। अब 10 बार रिवाइज करने का मतलब समझ रहे हैं ना, फालतू चीजों में नो टाइम वेस्ट, ओनली एग्जाम सेंट्रिक, दिमाग को एग्जाम सेंट्रिक रखना है बस, सिंपल सी कहानी। चलेगा। तो मैं आपको बता रहा था लुइस की ऑक्टेट थ्योरी। व्हाट ऑक्टेट थ्योरी से अबाउट, ऑक्टेट थ्योरी क्या कहती है? कहती है कि भैया ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जब कोई चीज स्पीसीज, जब कोई भी स्पीसीज क्या होगी, स्टेबल हो जाएगी। जब कोई चीज जो है स्पीसीज जो है वो स्टेबल हो जाएगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो यस, तो अब कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं, हर कोई 8 इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते। ऐसी हर चीज स्पीसीज दुनिया में एक जैसी नहीं होगी कि सभी पे 8 इलेक्ट्रॉन है। होता है कि किसी पे 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, और ऐसा भी होता है किसी पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। ठीक, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन है वे तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, स्टेबल हो गए। बट 8 से कम वाली चीजें भी होती हैं, बाकी तो मेन ग्रुप में पढ़ेंगे। पर हाँ, कुछ खास बातें यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास है BeCl2, बोरोन डाइक्लोराइड, ठीक है ना। और इसके अलावा BF2, ये बेरिलियम के कंपाउंड हो गए। ऐसे बोरोन के कुछ कंपाउंड देख लेते हैं, जैसे कि BF3 हो गया, AlCl3 हो गया। तो ये कंपाउंड आप जनरली देखें तो इनके अगर ऑक्टेट में इलेक्ट्रॉन देखूं तो सिंपल सा कॉमन सेंस है भाई, आपको इतना पता है बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4। जस्ट बेसिक आपको बता देता हूं एक बार, पहली सेल में 2 होंगे, अगली सेल में 2 होंगे। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? आउटर मोस्ट सेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये बेरिलियम, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो एक इधर बना देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर बना देता हूँ। फिर Cl है, Cl आप जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, 287। उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और बॉन्ड बन जाएगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी आपको बॉन्ड बनता हुआ दिख जाएगा। तो बेरिलियम को अगर देखूं तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर करे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए इधर शेयर करे हुए हैं। तो 2 और 2 इसके पास टोटल है 4 इलेक्ट्रॉन। यहाँ से एक कंसेप्ट समझ में आया कि बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये लेके आ रहा है, एक दूसरा लेके आ रहा है, जिसको हम कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से आप जानते हैं कोवलेंट बॉन्ड बनता है, कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड की हम जनरली बात करें तो ऑक्टेट थ्योरी जनरली अगर मैं बात करूं, जनरली डिफाइन करती है कोवलेंट मॉलिक्यूल्स को, किस तरीके से कोवलेंट मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होती है। पर यदि इस बेरिलियम को देखूं, इसके पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है और ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। बट लुईस के अकॉर्डिंग क्या था, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वही एग्जिस्ट करेगा, ऐसा नहीं है। 8 से कम वाले इलेक्ट्रॉन भी कम वाले इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल BeCl2, BF2। हालांकि आप देखेंगे जब मेन ग्रुप आपको पढ़ाया जाएगा वहां पे आप देखेंगे जैसे BF3, AlCl3, BeCl2, ये जो है बनाना टाइप बॉन्ड बनाते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर में अगर मुझसे आप पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया बनाना बॉन्ड, तो वो बनाना बॉन्ड टाइप यहाँ पे कंपाउंड बनाते हैं। बाकी जब मेन ग्रुप पढ़ाया जाएगा उसमें आपको बताया जाएगा किस तरीके से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं, किस तरीके से बनाना बॉन्ड बनते हैं, ये सब आपको वहाँ पे पढ़ाया जाएगा। बट यहाँ पे क्या है कि ऑक्टेट से कम वाले भी एग्जिस्ट करते हैं। वो क्या है? BeCl2, BF2, BF3, AlCl3 टाइप। ठीक, अगर BF3 को देखो, बोरोन ट्राइफ्लोराइड को, तो बोरोन इसका एटॉमिक नंबर होता है 5। देखो जिनको स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता है, एटॉमिक नंबर याद करो, एटॉमिक नंबर देख लो। पहली सेल में पता है पहली सेल में पता ही आपको कि 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और तो यहाँ से क्लियर हो गया कि आउटर मोस्ट में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने? 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इलेक्ट्रॉन इसका, बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ये वाला क्लोरीन, 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा क्लोरीन बॉन्ड बना लेगा। तो यहाँ पे बोरोन के पास एक खुद का इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, दो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऑब्वियस बात है ऐसे कंपाउंड जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो फिर भी एग्जिस्ट करते हैं, जिनके आउटर मोस्ट में 4 या 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको हम कहते हैं हाइपोवेलेंट। क्या कहते हैं? हाइपोवेलेंट, हाइपोवेलेंट। तो ऐसे क्वेश्चन IIT JEE में आते थे, अब उसमें भी नहीं आते, ठीक है ना। बट हाँ, आइडिया पता होना चाहिए। जैसे आप IISc में जाओगे, वहां पे क्या होता है? इंटरव्यू होता है। या IISER में जाओगे तो वहां पे इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। तो वहां पे इंटरव्यू में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं कई बार, बेसिक क्वेश्चन कि हाइपोवेलेंट कंपाउंड कौन से होते हैं। तो
इसलिए ये चीज आपको बताया जा रही है कि हाँ भाई वर्ड कनेक्शन दिमाग में रहे कि हाँ भाई हाइपोवैलेंट कुछ पढ़ा था, हाइपो का मतलब हो गया जिसमें कम है, जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है। किससे कम है? 8 से कम है। ऑक्टेट थ्योरी के अकॉर्डिंग 8 से कम इलेक्ट्रॉन है वे हाइपोवैलेंट हो गए, और जिनमें 8 से ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल देखो भाई SF6 सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड बनाएगा यहाँ, ठीक है ना, एक बॉन्ड बनाएगा यहाँ, एक बॉन्ड बनाएगा यहाँ, एक बॉन्ड बनाएगा यहाँ, सिमिलरली एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ, ठीक है ना। तो देख सकते हो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 6 बॉन्ड में 12 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। और एग्जांपल देख लो Cl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, 5 क्लोरीन जोड़ दो, ठीक है ना, 5 क्लोरीन जोड़ दो, 5 बॉन्ड हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो ऐसे ये कंपाउंड्स हैं जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और ये एक्सिस्ट कर रहे हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाएगा हाइपर वैलेंट। क्या बोला जाएगा? हाइपर वैलेंट, जिनकी वैलेंसी 8 से ज्यादा है, जिनकी वैलेंसी 8 से ज्यादा, दीज आर द हाइपर वैलेंट। जिनकी 8 से कम है हाइपोवैलेंट, जिनकी 8 है उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। लुईस के अकॉर्डिंग वे स्टेबल, लुईस के अकॉर्डिंग वे स्टेबल। तो ये थी लुईस की थ्योरी जो हमें ध्यान में देनी है। एनसीईआरटी में देखोगे तो ऑक्टेट थ्योरी समझाई है, फिर उसके बाद इसको लिमिट से होता है कि हाइपर वैलेंट और हाइपोवैलेंट होते हैं। बट वही है, मैंने आपको बताया सारी बुकों का मतलब एक तरीके से आप निचोड़ मान के चलिए। तो भैया कुछ एनसीईआरटी से कुछ कुछ, अब मुझे भी याद नहीं है मैंने कौन सा टॉपिक कौन सी बुक में पढ़ा है, बट हाँ वही इन सभी बुक से ये सारी चीजें निकल निकल के आपके सामने रखी, ठीक है ना। तो थोड़ा नीचे करने में मुझे दिक्कत हो रही है। आगे देखते हैं। देख, हमने पढ़ा कि बॉन्ड बनाने के लिए, अब तक हमने पढ़ा कि बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक इलेक्ट्रॉन खुद का होता है, एक दूसरे का आता है, दोनों आपस में बॉन्ड बना, ठीक। तो बॉन्ड आपस में बन गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, बॉन्ड आपस में बन गया, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने यूज किया। अब क्या होता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बॉन्ड बनाने के लिए मिनिमम कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ तक तो हमें देख के लग रहा है कि बॉन्ड बनाने के लिए केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। बट है क्या, एक और साइंटिस्ट जिसका नाम था सुजन, ठीक, ये सुजन जो थे ये लुईस के ही चेले थे। इनको नहीं लगता था कि लुईस की थ्योरी गलत है, मतलब लुईस के अकॉर्डिंग जो लुईस कह गए कि ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, और उसी से जो है मॉलिक्यूल जो है स्टेबल हो जाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड को अगर मैं देखूं, PCl5 को देखूं, तो PCl5 कैसे मिलता है? तो जनरली ऐसा भी लिखा जाता है कि PCl3 है जो एक गैस होती है, इसको Cl2 के साथ मिलाया जाता है और यहाँ पे हीट कर दिया जाता है। हालांकि हीट करने पे ब्रेक होता है, इसका टेम्परेचर कम किया जाता है, मैं यहाँ पे टेम्परेचर कम लिख देता हूँ, तो ये बन जाता है जनरली PCl5 बन जाता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बन जाता है। इससे पहले मैं जरा PCl3 की कहानी को समझ लेता हूँ। फॉस्फोरस, इसका एटॉमिक नंबर होता है 15, ठीक। तो पहली सेल में हो गए 2, अगली सेल में हो गए 8, और लास्ट सेल में हो गए 5 इलेक्ट्रॉन, टोटल इसके पास हो गए 15 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट में 15 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ बनाया था, और 3 जो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन के साथ यहाँ जोड़ रहा हूँ, दूसरे क्लोरीन के साथ यहाँ जोड़ रहा हूँ, और तीसरे क्लोरीन के साथ मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, ठीक। तो 3 यहाँ पे आपको एक इलेक्ट्रॉन ये दिख रहा है, ऑब्वियस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है, और एक जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बच गया, आप जानते हैं वो होता है लोन पेयर। लोन पेयर, इसके बारे में भी चर्चा करूंगा अभी आगे, ठीक। बट फिलहाल आप समझने के लिए एक लोन पेयर है और 3 इसके पास बॉन्ड पेयर, ये है फॉस्फोरस आपका ट्राइक्लोराइड। बट अगर ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बनता है तो कुछ इस तरीके से होता है, ये फॉस्फोरस है, इस पे ये एक क्लोरीन हो गया, ये दूसरा क्लोरीन हो गया, और ये फॉस्फोरस पे तीसरा क्लोरीन हो गया, और एक जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और एक बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इसका मान लीजिए यहाँ। अब देखिए जरा, फॉस्फोरस के पास यहाँ पे ये खाली ऑर्बिटल होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तो जो बचा हुआ क्लोरीन है, वो जो बचा हुआ क्लोरीन है वो आएगा, वो आएगा, ये फॉस्फोरस क्या करेगा, अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको दे देगा। अब जरा कहानी को ध्यान से समझना, यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये बॉन्ड है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ही ये बॉन्ड है, क्योंकि हमने पढ़ा एक बॉन्ड में मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक खुद का, एक जिससे शेयर कर रहा है उसका, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6, और एक ये लोन पेयर, मतलब
पीसीएल के पास अगर मैं देखूं, पीसीएल 3 के पास देखूं तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, बट जैसे ही पीसीएल 5 बनता है, ऊपर हमने देखा 5 बॉन्ड बनेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो सुजन क्या कहता है कि ये फॉस्फोरस, इसके पास 3 बॉन्ड तो हो गए कंप्लीट, तो क्या करेगा, अपना ये बचा हुआ इलेक्ट्रॉन उस क्लोरीन को दे देगा। क्लोरीन को दे देगा क्यों? क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, तो अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही क्लोरीन को देगा, क्लोरीन का कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली ये देखो, अब तक मैंने कहा ऊपर वाले केस में फॉस्फोरस है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, पांचों की वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहा है। भाई एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के साथ शेयर कर दिया, एक इसके साथ शेयर कर दिया, शेयरिंग कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है, ध्यान से समझना, शेयरिंग कर रहा है, यहाँ भी शेयरिंग कर रहा है और यहाँ भी शेयरिंग कर रहा है। शेयरिंग करने की वजह से बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बट सुजन क्या कह रहा है कि नहीं भैया, 8 ही इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है कि भाई जो फॉस्फोरस पे ये बचा हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपना क्लोरीन को देता है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, और ये जैसे ही फॉस्फोरस को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, तो इस क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और फॉस्फोरस सिमिलरली ये अपना एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ भी इस दूसरे वाले क्लोरीन को दे देगा। तो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरे वाले क्लोरीन को भी दे देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और फॉस्फोरस के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसकी वजह से ऑक्टेट रिमेन रहा, मतलब ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं हुआ। यहाँ पे शेयरिंग नहीं हुई, यहाँ पे बस फॉस्फोरस ने कुछ देर के लिए ये क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे दिया। और काफी लोगों का मानना है कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, इसमें केवल फॉस्फोरस ने अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को शेयर करा है, तो ये जो बॉन्ड है ये एक बॉन्ड से बना, मतलब ये जो बॉन्ड है ये एक ही इलेक्ट्रॉन से बना है, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। दैट मींस इट इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्यों? कि फॉस्फोरस ने अपना केवल एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को शेयर कर दिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बॉन्ड बन गया है। तो इट इज 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ऑब्वियस है, अगर आपसे पूछा जाए क्या 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, तो यस लिख सकते हो। अकॉर्डिंग टू द सम ऑफ द ओल्डेस्ट थ्योरी, 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज आल्सो फॉर्म। और एग्जांपल क्या है? PCl5 है। इसीलिए काफी लोगों का ये मानना है कि जब 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा था तो वो स्टेबल था, बट एक इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बन रहा है वो केवल एक ही एटम के द्वारा बन रहा है, इसीलिए वो जो बॉन्ड है वो वीक होगा। इसलिए वो जो बॉन्ड है वो वीक होगा। इसलिए आपने पढ़ा होगा क्लास 12 केमिस्ट्री में कि PCl5 को जैसे हीट किया जाता है, ये टूट जाता है PCl3 में और Cl2 में। ये Cl2 कौन सा है? ये Cl2 ये वाला जो एक बॉन्ड से जुड़ा था, ये दोनों Cl टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से केवल ये PCl फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, PCl3 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, और जो Cl2 जो 1 बॉन्ड से जुड़े थे वो आराम से टूट जाएंगे। काफी लोगों के जो ये PCl5 का ब्रेक होने का रीजन देते हैं वो यही देते हैं कि बिकॉज इट इज 1 इलेक्ट्रॉन। तो आपसे जनरली अगर पूछा जाए एग्जाम में, अगर आए, ऐसा नहीं आता है वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाते हैं ऐसे प्रश्न, बट हाँ कई बार इंटरव्यू स्टेज में जाके ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, बता दो भाई क्या 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन सकता है? तो यस, देयर आर मेनी एग्जांपल इन विच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय 1 इलेक्ट्रॉन। तो द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉन्ड इज 1। कितना है? 1 है। और मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं एक बॉन्ड बनाने के लिए? तो भैया मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड बन सकता है। जब मेन ग्रुप पढ़ाया जाएगा तो उसमें पढ़ाया जाएगा आपको सुपर ऑक्साइड्स। तो आप उन सुपर ऑक्साइड्स में देखेंगे कैसे एक इलेक्ट्रॉन में आपको मतलब एक बॉन्ड में आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे, एक बॉन्ड में वहाँ पे आपको 3 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। सुपर ऑक्साइड जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम एक बॉन्ड बन सकता है। मिनिमम कितना? एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड। ठीक है ना? तो ये था बॉन्ड का कंसेप्ट जो आपने अब तक समझा। देखते हैं। चलिए, तो एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मुझे आप बताइए, SF6 में, अगर आपको ऊपर की थ्योरी समझ में आई तो आप मुझे बताइए, SF6 में ऐसे कितने आपको, जैसे हम ऑब्वियस बात है एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है तो इसको हम सिंगलेट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सिंगलेट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। सिंगलेट का मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन। तो सिंगलेट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे PCl5 में ऐसे कितने बॉन्ड देखे? एक ऊपर वाले सील पे, एक नीचे वाले सील, ऐसे 2 बॉन्ड देखे। ऐसे हमें 2 बॉन्ड देखे। तो आप मुझे बताइए SF6 में आपको ऐसे कितने बॉन्ड देखे? बताइए SF6 में ऐसे आपको कितने बॉन्ड देखे? मैं आप फिर जो है
4 दिखेंगे। चलिए बाकी लोग बताइए। यस सर 4। 4 सभी को 4 मिल रहे हैं, बताइए एक बार जल्दी से फास्ट बोलो भाई, क्या सभी को 4 मिल रहे हैं? क्यों मिलेंगे 4? ऑक्टेट को भैया रखना है पूरा। तो सल्फर आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो भैया एक यहाँ बना लेगा फ्लोरीन से, एक यहाँ बना लेगा, 2 और 2 4 हो गए, 2 6 हो गए, 2 8 हो गए। बट 4 कैसे हो जाएंगे? आई थिंक 2 ही होने चाहिए। 4 कैसे बने भाई बताइए प्लीज। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर देगा दूसरे फ्लोरीन पे, एक यहाँ शेयर कर देगा। 4 कैसे बने प्लीज बताइए। भाई बोलिए 4 भाई। सिंगल इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड 4 है। 4 कैसे बनती है बताइए। यस 4 ही बनेंगे। वो क्यों बनेंगे? सिंपल सी कहानी है भाई। एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, 2 और यहाँ हो गए कितने? 2 कुछ है बचेंगे 2 लोन पे। एक मिनट रुकिए। 2 भाई 4 कैसे बन जाएंगे? एक मिनट रुक जाओ। 4 कैसे बन जाएंगे? सल्फर है, एक बॉन्ड ये हो गया क्लोरीन के साथ, 2 2 4 2 6, ठीक है। और सल्फर के आउटर मोस्ट में होते हैं कितने? सल्फर के आउटर मोस्ट में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो एक यहाँ शेयर हो गया, एक यहाँ शेयर हो गया, 2, एक यहाँ शेयर हो गया, 3, एक बचा ये इलेक्ट्रॉन, एक बचा ये इलेक्ट्रॉन, एक बचा इलेक्ट्रॉन। तो भाई 3 2 2 4 2 6, एक और के साथ शेयर करना पड़ेगा 8। एक मिनट रुक जाइए। 2 2 4 और यहाँ 2 6 2 8, हाँ भाई 4 ही बनेंगे, सॉरी 4 ही बनेंगे। यस वेरी गुड। एस एफ और एफ, 2 और 2 4, यहाँ हो गया एक लोन पेयर, वेरी गुड 4 ही बनेंगे। एक लोन पेयर यहाँ हो गया, ठीक है वेरी गुड 4 ही बनेंगे। तो ऑब्वियस है यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। 2 2 4 2 6 2 8, यस ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एक फ्लोरीन के साथ यहाँ बनेगा, एक फ्लोरीन के साथ यहाँ बनेगा, ठीक है वेरी गुड। एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, यस वेरी गुड। 4 सिंगलेट बॉन्ड, 4 सिंगलेट। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना है, बस ये ध्यान देना है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करना है मतलब ये है कि सल्फर जो है, फिर से एक बार बोल देता हूँ अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो फिर से एक बार बता देता हूँ। इस सल्फर है आपके पास, इसके पास ये एक बॉन्ड हो गया, ये एक बॉन्ड हो गया, 2 बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और बाकी बचे 2 लोन पे, 8 इलेक्ट्रॉन उसके पूरे, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो क्या करेगा? अपना ये इलेक्ट्रॉन एक फ्लोरीन को दे देगा, क्योंकि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट 7 होते हैं। अगला ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे देगा, 7 होते हैं, ये फ्लोरीन को दे देगा, एंड ये फ्लोरीन को दे देगा। तो आप देखेंगे इस तरीके से SF6 बनेगा, और यहाँ पे 4 सिंगलेट बॉन्ड, देयर आर 4 सिंगलेट। सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है ना। चलिए मुझे एक बार IF7 का बताइए। IF7 ये भी बताइए, ये हाइपोवेलेंट है हाइपरवेलेंट है, और नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड भी बताइए। नंबर ऑफ सिंगलेट बॉन्ड भी बताइए। चलिए बताइए जल्दी से। IF7 बताइए जल्दी से फास्ट। देखो सिंपल है, आयोडीन एक फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, बाकी बचे 3 लोन पे, एक लोन पे, 2 लोन पे। सिंपल सा वे सोचने का, 3 लोन। वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑक्टेट पहले कंप्लीट कर लो। तो आयोडीन का एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। मतलब जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो से सिंगलेट बॉन्ड के लिए भेज देंगे। तो आयोडीन का एक फ्लोरीन के साथ कंप्लीट बॉन्ड है, बाकी जितने भी फ्लोरीन के साथ है सिंगलेट बॉन्ड है। चलो सिंगलेट बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को हम ऑब्वियस बात है हाफ एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो सिंगलेट बॉन्ड एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन जाएगा। जितने लोन पेयर हैं ऑब्वियस बात है उतने ही सिंगलेट बॉन्ड बना, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, ऑब्वियस बात है देयर आर 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जो है यहाँ पे आपको सिंगलेट बॉन्ड मिल जाएंगे, और एक जो है डबलेट बॉन्ड, दैट मींस 2 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड।
एक बार मुझे बता दीजिए, ब्रेक भी ले लीजिए आप 1-2 मिनट का, और मुझे बता दीजिए क्या ये डाउट क्लियर हो गया आप सभी के, या कुछ पूछना है? जी भैया क्लियर हो गया। बाकी बताइए भाई, कोई डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट। सभी के क्लियर है? भैया हाँ जी, सभी क्लियर है, बोलिए। भैया मैं ये पूछा था, नोट्स इसमें हमें खुद बनाने हैं या आप बनवाओगे? नोट्स आपको दे दिए जाएंगे, फिलहाल आप थ्योरीज पे ध्यान दीजिए, जो भी नोट्स होंगे वो आपको भेज दिए जाएंगे, ठीक है? आप थ्योरी पे ओके भैया। फोकस करिए, नोट्स आपको भेजते रहेंगे। बाकी थ्योरीज पे ध्यान दीजिए, अपनी कॉपी में जो मेन मेन बातें हैं वो लिखते हुए भी चलिए, ठीक? जैसे ब्रेक दे रखा है, इसमें आपको कुछ लगता है छूट गया तो आप प्रीवियस भी लिख लीजिए, पर हाँ मेन फोकस आपका यहाँ पे होना चाहिए क्लास में एक्टिव रहने का, डेट मीन्स आपको सुननी है सारी बात, इस पे आपका मेन फोकस होना। और बोलिए भाई, किसी को कोई डाउट्स पूछिए। और ये थ्योरी आपके समझ में आ गई? जब तक आप ब्रेक लीजिए 1 मिनट का। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। सिज्विक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी को समझते हैं, ठीक है? आपने बचपन में कुछ कंसेप्ट पढ़े होंगे, जैसे आपने देखा था नाइट्रोजन फॉर्म्स NCl3, ये कुछ NCERT के क्वेश्चन भी हैं। नाइट्रोजन फॉर्म NCl3 whereas phosphorus form PCl3 and also PCl5। अगर इसका आंसर चाहिए तो सिज्विक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी या मैक्सिमम वैलेंसी पढ़ना पड़ेगा, है क्या? जिसके पास सेम सेल के हायर ऑर्बिटल्स अवेलेबल होंगे वो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर देगा। कैसे? फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन को ले लीजिए, एटॉमिक नंबर 7 है, अगर तो पुराना रूल देखूं तो पहली सेल में 2, अगली सेल में 5, वो नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो कितना है? 1s2 2s2 2p3। जिनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, कंफ्यूजन है, मैं भी कह रहा हूँ मुझसे वीडियो ले लेना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, या फिर दिनेश रावत केमिस्ट्री सर्च करना, उस पर इनऑर्गेनिक सेकेंड ईयर में जाना और उसमें जो बेसिक वीडियो है इनऑर्गेनिक का वो देख लेना। उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आपको निकालना है। किसी कोई भी डाउट आता है तो आप वहां पे देख लेना, पर फिलहाल कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी पढ़ा दूं एक बार, जस्ट एक रिवीजन के लिए। यहाँ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ भी पढ़ाया गया, बट हाँ अभी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो आप वहां पे जाके ढूंढ सकते हैं, वो सभी के लिए शेयर्ड है, तो वो सभी के लिए अवेलेबल है, ठीक? तो 1s2 2s2 2p3 यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आप आगे देखें
इसका आगे 3s ऑर्बिटल होगा, ऐसे ही आगे इसका 3p ऑर्बिटल भी होगा, ठीक। तो 2s 2p, आगे जो अगले ऑर्बिटल चल गए नाइट्रोजन के, वो थर्ड सेल के चल गए। और आप जानते हैं सेकंड सेल और थर्ड सेल के बीच में एनर्जी गैप होगा, और ये पढ़ेंगे और अच्छे से क्वांटम, ठीक। बट फिलहाल यहाँ पे इतना समझ सकते हैं कि सेकंड सेल से जैसे जैसे एन बढ़ता है, जैसे जैसे एन बढ़ता है, वहां पे एनर्जी बढ़ती हुई चली जाती है। दैट मीन्स सेकंड सेल और डिफरेंट सेल की थर्ड सेल की एनर्जी डिफरेंट है, सेकंड और थर्ड सेल की एनर्जी डिफरेंट है। दैट मीन्स इनका जो ओवरलैपिंग है वो अच्छे से नहीं होगा। इसीलिए कह सकता हूं कि नाइट्रोजन के पास अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। सिज्विक रूल ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंसी का मतलब क्या है कि जो अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर दे, जैसे फॉस्फोरस 3 बॉन्ड भी बना रहा है क्लोरीन के साथ, ठीक है ना, और ऐसे ही फॉस्फोरस 5 बॉन्ड भी बना रहा है क्लोरीन के साथ। क्यों बना रहा है? सिंपल सा रीजन, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर से अगली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे? 5। ऑब्वियस है, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, और आगे देखूं तो उस पर 3d ऑर्बिटल भी खाली है, थर्ड सेल का d ऑर्बिटल भी खाली है। तो ऑब्वियस बात है इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ। किस तरीके से कर सकता हूँ तो देखिए, फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15, हम पढ़ रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। अभी वीवीटी भी एक बार बता दूंगा, एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, बट हाँ एक केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है तो ये छोटे मोटे टॉपिक्स को जस्ट 1-2 लाइन में आपको समझाते हैं। तो फॉस्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है, इसका ये 3s ऑर्बिटल है, ऐसे ही ये 3p ऑर्बिटल है, आगे 3d ऑर्बिटल। इतनी कहानी आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है ये वैसे भी आपको क्वांटम वगैरह में सब कुछ पढ़ाया जाना चाहिए लास्ट में। बट हाँ इतना ध्यान रख लेना कि एस का 1 ऑर्बिटल होता है, टी के 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी के 5 ऑर्बिटल, ठीक। और ये वीडियो यूट्यूब पे भी पड़ा होगा, बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड या थर्ड क्लास देख लेना, वहां पे भी आपको मिल जाएगा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, ये सब कहानी मैंने वहाँ पे बताई। बट हाँ केमिकल बॉन्डिंग में भी कोशिश करूंगा, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा मुझे लगेगा कहीं पे शेप ऑफ ऑर्बिटल ये सब पढ़ाने की आवश्यकता है तो मैं यहाँ पे इसको पढ़ा दूँ, ठीक। तो फॉस्फोरस का देखो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन। हुन्स रूल कहता है इलेक्ट्रॉन को पहले सिंगली भर दो, तो हम भी भैया रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, इलेक्ट्रॉन को सिंगल सिंगल। बट कहानी क्या है, सिज्विक के अकॉर्डिंग ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। देखिए यहाँ पे 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरे हैं, तो एक क्लोरीन आपको पता है जनरली बॉन्ड कैसे बनता है कि फॉस्फोरस है, ऑब्वियस बात है इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, फॉस्फोरस से कहेगा भाई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ले, बॉन्ड बना ले। ऐसे दूसरा क्लोरीन आएगा, इससे कहेगा भाई आजा बॉन्ड बना ले। ऐसे ही यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन आएगा, आजा भाई बॉन्ड बना ले, यहाँ पे एक बॉन्ड, और बस जो बचा वो हो गया लोन पेयर। लोन का मतलब जो अकेला रह गया, बॉन्ड नहीं बन पाया, या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड नहीं बना पाए, नॉन बॉन्डेड रह गए। और ये सारे बाकी बचे हुए 3 क्या है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। दैट मींस ये सीएल के साथ, ये सीएल के साथ और ये सीएल के साथ क्या है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। दैट मींस सीएल को क्या चाहिए? खाली इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखो जब सीएल आएगा तो एक खाली इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख जाएगा, एक खाली इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख जाएगा, एक खाली इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख जाएगा। दैट मींस सीएल आया, खाली खाली इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ गया और यहाँ पे एक बॉन्ड बना। अब यहाँ पे एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, वो 2 इलेक्ट्रॉन देखो जरा, यहाँ एक लोन पेयर दिख रहा है ना, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन से एस ऑर्बिटल वाले? ये वही लोन पेयर वाले 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं। बाकी क्या है? पी में 3 बॉन्ड बना रहे हैं, तो क्लोरीन के जो पी के साथ है तो 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो कितने ऑर्बिटल यूज हुए? एक एस का, 3 पी का। तो यहाँ से देखो मैं हाइब्रिडेशन भी निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं इसका संकरण भी निकाल सकता हूँ। वो कितना है? sp3। वो कितना है? sp3। तो मैं देख सकता हूँ फॉस्फोरस sp3 हाइब्रिडेशन में एग्जिस्ट करता है, ठीक। इसके अलावा आगे देखो फॉस्फोरस जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, जिसका एटॉमिक नंबर 15 है। फॉस्फोरस अपनी ग्राउंड स्टेट में जब था उसके पास 3s ऑर्बिटल था, 3p ऑर्बिटल था, ऐसे ही आगे उसके पास 3d ऑर्बिटल भी खाली, इसका 3p ऑर्बिटल। तो 3s में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3p में एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन। इसके बाद यदि आगे मैं देखूं फॉस्फोरस, ये कब है? जब फॉस्फोरस अपनी ग्राउंड स्टेट में था। ग्राउंड स्टेट का मतलब जैसा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वैसी फॉर्म में इसको रखा गया। दैट मींस ग्राउंड स्टेट में आपने कोई अभी एक्सटर्नल एनर्जी यहाँ पे नहीं दी, कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दी। बट क्या है, जब उसको हाइब्रिडेशन बनाना है तो सिज्विक का रूल कहता है ये अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड करेगा, और एक्सपेंड करने के लिए खुद को एक्साइट करेगा, खुद को एक्साइट करेगा। तो उसका ये एक्साइटेड स्टेट ES लिख रहा हूँ शॉर्ट में, ES लिख रहा हूँ। तो ये इसका एक्साइटेड स्टेट है। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो उसके पास आगे क्या है? आगे इसके पास वैकेंट d ऑर्बिटल है सेम सेल का।
3 सेल का s है, थर्ड सेल का p है, थर्ड सेल का t है, तो सेम सेल का वैकेंट ऑर्बिटल इस पे पड़ा है। तो भैया मेहमान आ रहे हैं, आने दो, मेरे पास तो खाली कमरे हैं, मैं किसी भी कमरों में उस मेहमान को रख लूंगा। ये इसका 3d ऑर्बिटल हो गया, ये इसका 3p है और ये इसका 3s। तो क्या करेगा, ये जो 3s के 2 इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर थे, इनको एक्साइट कर देगा, एक्साइट करके ये इलेक्ट्रॉन को आगे लास्ट यहाँ तक पहुंचा देगा। ये देखो, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो क्या कर लिया इसने, अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर दिया, दैट मींस अपनी वैलेंसी को मैक्सिमाइज कर दिया। यही है सिजेविक थ्योरी ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी, दैट मींस अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर देना। कब, जब उसके पास खाली कोई ऑर्बिटल पड़ा हो, वैकेंट ऑर्बिटल उसके पास पड़ा हो, तो क्या करेगा, अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर देगा। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खाली पड़े हैं, 3s में खाली पड़ा है, ठीक है जी, 3s में खाली पड़ा है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े, 3d में 1 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े। तो अब इस बात है, जब 5 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े तो 5 क्लोरीन आएंगे, एक क्लोरीन आएगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग कर देगा, दूसरा क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर कर देगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर करेगा, चौथा यहाँ शेयर कर देगा, पांचवा यहाँ शेयर कर देगा। तो देख सकते हैं PCl5 पे बन गया। अब यहाँ पे कितने ऑर्बिटल यूज हुए हैं, एक s का यूज हुआ है, p के 3 ऑर्बिटल यूज हुए हैं, d का 1 ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो इसका हाइब्रिडेशन कितना आ गया, इसका हाइब्रिडेशन आ गया sp3d। ठीक है जी, तो ये है ऑक्टेट थ्योरी। तो ये है मैक्सिमम रूल कोवेलेंसी, जो कि ऑक्टेट थ्योरी को वायलेट करता है, जो कि ऑक्टेट थ्योरी को वायलेट करता है कि ऑक्टेट में 8 ही नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, 8 से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपने इसको हाइब्रिडेशन की VBT की कंसेप्ट, इट इज फॉर द VBT कंसेप्ट, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कि जो वैलेंसी में इलेक्ट्रॉन है, चलो इसी थ्योरी को शुरुआत कर देते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखते हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहता है, वैलेंसी में जो इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी का मतलब आप जानते हैं आउटर मोस्ट सेल, बेसिकली हम कह देते हैं आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम वैलेंस के इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखो फास्फोरस के भी आउटर मोस्ट कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और वो 5 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, एस में 2, पी में 3। अगर उनको मैं क्या करूं, ऑब्वियस बात है सिजेविक के अकॉर्डिंग उसको एक्सपेंड कर दूं, तो कोई भी कंपाउंड अगर उसके पास खाली ऑर्बिटल है अपनी वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। जैसे सल्फर को ले लो, वो SF4 भी बना सकता है, SF6 भी बना सकता है। ठीक, चलिए खैर, इतना आपको समझ में आया। VBT तो मैं अभी पढ़ाऊंगा ही आपको, बट आपको मुझे बताना है VBT से पहले या फिर VBT आपको करके दिखाना है SF6 का, SF6 का। चलिए मुझे SF6 का VBT करके बताइए, और VBT से मुझे इसका हाइब्रिडेशन भी निकाल के बताइए जल्दी से फास्ट, हाइब्रिडेशन भी निकाल के बताइए। और सल्फर का यदि एटॉमिक नंबर याद नहीं तो 16 होता है। डेली डेली एक बार पीरियोडिक टेबल को देखो जरूर, ताकि एटॉमिक नंबर भी आपको धीरे धीरे याद होते रहे। नहीं है याद, ठीक, बाकी बेसिक फर्स्ट ईयर से जो पढ़ रहा होगा, आई थिंक उनको S ब्लॉक, P ब्लॉक और F ब्लॉक के बारे में, D ब्लॉक, F ब्लॉक सबके बारे में अच्छे से पता होगा, क्योंकि हमने लास्ट ईयर BSc सेकंड ईयर में अभी हमने और क्या कंप्लीट कर लिया था, F ब्लॉक भी कंप्लीट कर लिया था। सभी का एटॉमिक नंबर वगैरह आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, बाकी नहीं है कोई बात नहीं, डेली डेली थोड़ा थोड़ा आप देखते हुए चलिए। SF6 मुझे इसका हाइब्रिडेशन करके बताइए। तो सल्फर एटॉमिक नंबर 16 होता है, इसको करके सेंड करना है व्हाट्सएप पे। अच्छा एक चीज और बताया, तो जो भी क्वेश्चन आपको क्लास में पूछे जाते हैं आप मुझे उसको सॉल्व करिए, फोटो क्लिक करके तुरंत ही व्हाट्सएप पे शेयर करिए, ठीक है ना। या फिर दूसरा काम ये भी कर सकते हैं कि आप चैट ऑप्शन में जाके, इसी ऐप के माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप के चैट ऑप्शन में जाकर यहाँ भी आप मुझे शेयर कर सकते हैं। देखिए आप खोलेंगे, ऊपर शायद 3 बार से बने आएंगे, 3 बार पे जाके चैट ऑप्शन होगा, वहाँ पे ये फाइल क्लिप वाला ऑप्शन होगा, यहाँ से आप फाइल जो है मुझे यहाँ शेयर कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ लाइव यहाँ पे भी दिख जाएगा जो भी आपके जो भी आपने क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, उसका आंसर मुझे यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक, तो आप इस तरीके से भी शेयर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है ऐसा ठीक नहीं है या शेयर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए और मुझे व्हाट्सएप जो ग्रुप है जैम वाला, उसमें आप मुझे शेयर कर करिए। SF6 को बताइए फास्ट। सर sp3d2 sp3d2
क्या sp3d2 आ रहा है सभी का? बताइए भाई, सभी का sp3d2 आ रहा है? और मुझे सेंड करिए एक बार आप भी, सभी को व्हाट्सएप पे सेंड करिए भाई। डू इट। किस तरीके से निकाला मैं भी देखना चाहूंगा। डू इट। करिए भाई, जल्दी से सेंड करिए। एक क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगाना है, सेंड करते रहिए। बाकी इसको मैं एक बार सॉल्व करके और बता रहा हूँ। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लीजिए। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। ठीक है ना? इसके बाद सल्फर जब अपने ग्राउंड स्टेट में होगा तो उसका ये 3s ऑर्बिटल बना देता हूँ। आगे इसका 3p ऑर्बिटल बना देता हूँ, और ऐसे ही आगे इस पे 3d ऑर्बिटल भी वैकेंट होगा। करते रहिए, सेंड करते रहिए, टाइम ना लगाए। और जो कॉपी पेन बैठ के लेके नहीं बैठ रहे हैं इस आलस में कि भैया कर ही लेंगे, हो ही जाएगा, तो भैया उनका कभी बेड़ा पार नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। ये मतलब मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई जिससे आपको ये फील हो कि भैया मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि सच्चाई है। जब आप अभी खुद से मेहनत नहीं करेंगे तो भाई आपकी जगह कौन मेहनत करेगा, ये बताइए। तो इसलिए खुद से मेहनत करनी है, एफर्ट लगाना है। तो 3s2, 3p4 हुंस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल होने चाहिए, उसके बाद पेयरिंग होगी। पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन आपने देखा, ये वाला पेयर, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये पेयर वाला। बट क्या है, सिजविक का रूल है, कहता है वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है अगर आगे डी ऑर्बिटल खाली है। ठीक है ना? आगे डी ऑर्बिटल खाली है, बस कर दीजिए वैलेंसी को एक्सपेंड। ये 3d ऑर्बिटल है, ये 3p ऑर्बिटल है, ये 3s ऑर्बिटल है। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन, और देखो सारे कितने फ्लोरीन जोड़ है, 6। तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन फ्री करने हैं। भैया यहाँ फ्री कर दो, यहाँ फ्री कर दो, यहाँ पे कर दो। ठीक है ना? इसके बाद लेके आता हूँ फ्लोरीन को। फ्लोरीन को जोड़ो, एक फ्लोरीन जुड़ेगा यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। देख सकते हैं कितने ऑर्बिटल यूज हुए, एक एस का, 3 पी का, 2 पी का। तो हाइड्रोजन कितना आ गया, sp3। ठीक है जी। बाकी सेप वगैरह पढ़ाता रहूंगा, क्या हाइड्रोजन क्या सेप होगी। बस अभी हम जनरल कंसेप्ट को जान रहे हैं कि व्हाट इज वीबीटी। बोलो भाई, सभी का ऐसा बना शेयर तो कोई सेंड तो कर ही नहीं रहा भाई। समझ में नहीं नहीं आया कर तो दिया सर। कर दिया है। सब बेटा ग्रुप किया है। ठीक है, ठीक। चेक कर लीजिए, बाकी तो मैंने भी करा दिया। चेक कर लेना, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। बाकी अभी क्लास के बाद मैं दोबारा से, ठीक है। तो घर के लिए भी कुछ HW लिख लीजिए आप घर से। IF5, IF7,
और SF4 बना के लाना है। दीज आर द, ये वाले तभी नहीं, ये दोनों वाले, इनको कहा जाता है इंटर हेलोजन कंपाउंड। बीएससी फर्स्ट ईयर में ही पढ़ाया था, 12th में भी आपने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो ध्यान देना। ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे हेलोजन्स जो आपस में बॉन्ड बना लें। आपको पता है भैया हेलोजन में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन मिलेगा। तो अगर ये हेलोजन्स ही आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो दीज आर कॉल्ड द इंटर हेलोजन, आपस में ही, ठीक है ना। और ये SF4 कैसा है, इंट्रा, हेलोजन तो है नहीं, हेलोजन के अलावा दूसरा भी है, तो उसे हम इंट्रा कंपाउंड कहेंगे, ठीक है ना, बेसिकली इंट्रा कंपाउंड है, उसको ध्यान में रखना है। अब और देखिए, मैं वैसे बीडी पढ़ा, से बीबीडी को कंप्लीट कर देता हूँ, तो चलिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को कंप्लीट कर देते हैं। तो व्हाट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है? तो देखो, अगर इस थ्योरी को देखो तो वैसे ये सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी अब हो गई है एक्चुअली। जो अब मॉडर्न थ्योरीज जिन पे ध्यान दिया जाता है केमिस्ट्री में, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो भी पढ़ाऊंगा लेटर पार्ट में इस चैप्टर में, ठीक। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी उसको बाद में देखेंगे, ठीक। बट ये ओल्डेस्ट थ्योरी है। ओल्डेस्ट इसलिए बस ये इतना कहता है कि वैलेंसी में जो इलेक्ट्रॉन है भैया वो बॉन्ड बना लिया, सिजविक ने भी कुछ बातें कह दी, उसको जोड़ मोड़ के हाँ भैया चलो वैलेंसी को एक्सपेंड कर लो और वैसे वैसे हाइड्रोजन बनाते हुए चलो। बट क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स, कैसे कंपाउंड्स, ये वाले XCOF4, XCO4 ड्यूरम टेट्राऑक्साइड, यदि इस कंपाउंड को मैं देखूं तो इसकी तो वैलेंसी कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, बट वीबीटी में ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता। वीबीटी में ये सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि वीबीटी में अगर देखूं इसको आप बनाएंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहा होगा, और वीबीटी में मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड यूज नहीं होता है। वो हमें बाद में चलता है जब हम वेस्पर थ्योरी को मिला के पढ़ रहे हैं। दैट मींस वीबीटी की बहुत सारी लिमिटेशंस है, जिसकी वजह से इसको ओल्डेस्ट थ्योरी कहा जा चुका है। बट हाँ, थ्योरी है, पढ़ना है, तो दो बातें इसके लिए जानना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का मतलब क्या है कि वैलेंसी में जो इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी में जो इलेक्ट्रॉन है वे बॉन्ड बनाएंगे, वे बॉन्ड बनाएंगे। ऊपर देख लिया कैसे, वैलेंसी का मतलब जनरली आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन वे बॉन्ड बनाएंगे, उससे थ्योरी बना दी जिसका नाम है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। साइंटिस्ट का नाम आप देखना चाहें देख सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज साइंटिस्ट का नाम रखने की याद कोई आवश्यकता नहीं है इतनी खास, ठीक। अब कुछ और कंसेप्ट को जान लेते हैं। जैसे वीबीटी की शुरुआत करी गई बुक में, अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक देखें उसमें बोला गया एक हाइड्रोजन एटम, उसका एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम उसके एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा, बट दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। आपको पता है अगर स्पिन ऊपर की तरफ होगी उसे हम जनरली प्लस हाफ लिख देते हैं, अगर नीचे की तरफ होगी तो उसे माइनस हाफ लिख देते हैं, और जनरली इसे स्पिन क्वांटम नंबर कह देते हैं, है ना, जनरली इसे स्पिन क्वांटम नंबर कह देते हैं। बट कहानी क्या है? कहानी ये है कि दो इलेक्ट्रॉन जब भी क्लोज आएंगे तो उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। याद करिए अभी थोड़ी देर पहले की बात, मैंने आपको कहा था यदि ये इलेक्ट्रॉन की स्पिन है, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, तो जरा इलेक्ट्रॉन की कुछ कहानी को जान लो। इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं इस पर माइनस चार्ज होता है। थ्योरीज कहती हैं कि कोई भी ऐसी स्पीसीज जिस पे चार्ज होगा, कोई भी ऐसी स्पीसीज जिस पे चार्ज होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और जिसने मुझसे स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है तो उसको मैं इतनी ये बातें बता चुका हूँ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और वही चार्ज पार्टिकल यदि मोशन करना शुरू कर दे, भैया यहाँ पे क्या कर रहा है, स्पिनिंग। और स्पिनिंग कैसा है, स्पिनिंग कैसा है, खुद का रोटेशन जो कर लेगा उसको हम कहते हैं स्पिनिंग। स्पिनिंग का मतलब क्या, खुद ही रोटेशन करना। और जब वो रोटेशन करेगा खुद के अंदर मूवमेंट आना शुरू हो जाएगा, और उस मूवमेंट के साथ साथ यदि कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, ऑब्वियस है क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा ही करेगा। बट अगर वो चार्ज पार्टिकल वो अगर मोशन में आ जाए, स्पिनिंग करने लगे, कैसा भी मोशन करने लगे, रेवोल्यूशन करने लगे, भैया रोटेशन रेवोल्यूशन आपको पता होगा, अर्थ खुद का ऑब्वियस बात है रोटेशन करती है और चारों तरफ मतलब खुद ही घूमती है, जिसकी वजह से डे और नाइट होता है। और दूसरा आपने पढ़ा है रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन की वजह से आपके मौसम में चेंज आता है। जब अर्थ सन के क्लोज होती है तो ऑब्वियस बात है वो आपने पढ़ा होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर, साउथर्न में विंटर, फिर जब दूर चली जाती है ना, तो जनरली आपने सारा कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी वगैरह, बट वो यहाँ पे नहीं पढ़नी। बट हाँ, एक ओवर व्यू लेना है कि रोटेशन करेगा तो स्पिनिंग होगी, और रेवोल्यूशन करेगा तो ऑब्वियस बात है वो, जब आप पढ़ेंगे क्या कहते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट, तो वो होगा उसका ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, और ये क्या होगा, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इलेक्ट्रॉन जब खुद के चारों तरफ घूम रहा है, खुद ही मतलब खुद ही के रोटेशन कर रहा है खुद का, तो इट इज कॉल्ड द स्पिन क्वांटम नंबर। और यदि वो
इसके चारों तरफ घूम रहा है तो इट इज कॉल्ड द ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो ये सब जो है आइडिया वगैरह आप देखेंगे जब आपको क्वांटम में पढ़ाया जाएगा। नहीं पढ़ाया जाएगा तो बेसिक आइडिया दे चुका हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में हमें घुस नहीं जाना है। इलेक्ट्रॉन को घुस के अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भैया बता दे इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर क्वार्क होता है, मिजोन होता है, गामा मिजोन्स होता है, पाई मिजोन्स होता है ना, ये सब आपसे नहीं पूछेगा। ठीक, हाँ ये पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है बोसोन पार्टिकल है कि नहीं। वो जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे उसके लास्ट वाले पार्ट में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वहां से, ये बोसोन पार्टिकल है कि नहीं। तो वो थोड़ा बहुत आपके सिलेबस में वो आपको लास्ट में वो जरूर पढ़ाएंगे। ठीक, बाकी इतना ध्यान रखना है कि खुद के स्पिन कर रहा है, मतलब रोटेशन कर रहा है, खुद के चारों तरफ घूम रहा है, मतलब खुद ही घूम रहा है, स्पिन कर रहा है एक जगह पे, तो इट इज कॉल्ड द स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम ऑब्वियस बात है स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और दूसरा होगा ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, या फिर मैं बोलूं ऑर्बिटल स्पिन, जिसे जनरली हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बराबर √4s+1। आपने पिछले साल फॉर्मूला भी देखा था। तो वे सारी कहानी है स्पिनिंग और मतलब जनरली रोटेशन और रेवोल्यूशन। ठीक, बट फिलहाल आपको ये जानना है स्पिनिंग का मतलब खुद के चारों तरफ घूम। ठीक, स्पिन क्वांटम नंबर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन देखूं, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, जिन स्पीसीज पे चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं। अगर वो मोशन में आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ वो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करना शुरू कर देता है। तो भैया इसलिए हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन भी मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड की तरह वो बिहेव करेगा। यदि वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करेगा तो ऑब्वियस बात है उसके पास उसके मैग्नेटिक पोल्स भी होंगे। तो जरा ध्यान करो, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था कि अगर मैं ऊपर वाले को नॉर्थ मान रहा हूँ तो नीचे वाले को साउथ मानूंगा। दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही आ जाए, ऊपर वाला नॉर्थ नीचे वाला साउथ, सेम पोल, क्या करते हैं? रिपल्सन। भैया जिस तरीके से सेम पोल आपस में एक दूसरे से नहीं जुड़ सकते हैं, सेम पोल और सेम चार्ज, सेम पोल और सेम चार्ज भैया एक दूसरे को देख ही नहीं सकते, या तो तू रहेगा या मैं, मतलब ओनली रिपल्सन। सेम पोल सेम रिपल्सन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है? इलेक्ट्रॉन को जब दो हाइड्रोजन के एटम आएंगे तो उनके इलेक्ट्रॉन को अपोजिट स्पिन का होना पड़ेगा। जैसे ही वो अपोजिट स्पिन का होगा तो मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमने के बाद यहाँ नॉर्थ क्रिएट हो गया और यहाँ साउथ क्रिएट होगा, तो ऑब्वियस बात है दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को उसके अपोजिट आना पड़ेगा। दैट मीन्स इसका नॉर्थ यहाँ आना पड़ेगा और इसका साउथ यहाँ आना पड़ेगा, ताकि साउथ और नॉर्थ दैट मीन्स अपोजिट चार्ज और अपोजिट पोल, चार्ज और स्लैश डाल के पोल लिख देता हूँ, ये हमेशा इंटरेक्ट करेंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो अपोजिटली आके जुड़ना पड़ेगा। जैसे ही आके जुड़ेंगे तो इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा, और बॉन्ड बता चुका हूँ, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स लगाएंगे अट्रैक्शन का, जैसे ही अट्रैक्शन का फोर्स लगाएंगे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म। तो इट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ बातें और देख लेते हैं, कुछ बातें और देख लेते हैं। देखो इसमें इसके लिए एक ग्राफ भी दिया गया है, इसके लिए एक ग्राफ भी दिया गया है। यदि आप बीएससी की बुक खोल के देखें उसमें ग्राफ दिया है। ग्राफ किसके बीच में दिया है? ग्राफ दिया गया है एक तो रेडियस, जो जिसे हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी कहते हैं। व्हाट इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस? कि भैया ये एटम ए है, ये एटम बी है, ये क्लोज आएंगे तो इनकी जो न्यूक्लियस है उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, जिसे हम रेडियस, जनरली आर लिखा है, वैसे आर रेडियस नहीं है, इट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस? ए एटम और बी एटम के बीच के जो न्यूक्लियस है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है। तो मान लीजिए हाइपोथेटिकली का मतलब आपने कोई दो हाइड्रोजन एटम, एक हाइड्रोजन एटम ये, एक हाइड्रोजन एटम ये, दो एटम क्या करें स्पेस में कहीं रख दिए, स्पेस में दोनों ने एक दूसरे को ढूंढ लिया, स्पिन एक दूसरे की उल्टी देखी, दैट मींस उल्टी स्पिन है, तो भैया इनके नॉर्थ साउथ अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो अट्रैक्शन करना शुरू करेंगे तो उनका जो आर है, देखो भैया आप जानते हैं ग्राफ की कहानी, ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन पे सब जीरो, इधर को आर बढ़ेगा तो ऑब्वियस बात है इधर को आर घटेगा। क्या कह रहा हूँ? दोनों एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो गए क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग गया, दैट मींस इनकी डिस्टेंस कम होना शुरू हो गई, ये एक दूसरे के क्लोज आना शुरू हो गए। एक टाइम ऐसा आएगा ये एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाएंगे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। ये भैया यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ये बन गया इनके बीच का बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, बॉन्ड बन गया। बट ऐसा टाइम आएगा जब आप रेडियस को और कम कर दोगे, और कम करने जाओगे रेडियस को, तो क्या होगा भैया इनके न्यूक्लियस और इनके इलेक्ट्रॉन और क्लोज आएंगे, तो भैया क्या होगा, करने गए थे इनको और ज्यादा अट्रैक्ट, इनमें क्या हो जाएगा रिपल्सन, फिर से एनर्जी क्या हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये ग्राफ भी आपने देखा था, जहाँ पे आपने देखा था यहाँ पे इसका जो ये है हाइपोथेटिकली स्पेस में कहीं पड़े हैं, ये क्या है
ये क्या है, इसकी एनर्जी, कितनी एनर्जी लगी यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होने के लिए, कितनी एनर्जी लगी यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होने के लिए, ये वो एनर्जी है। बॉन्ड एनर्जी भी कहा जाता है इसे बॉन्ड एनर्जी भी कहा जाता है। और जब आप पढ़ोगे इससे आगे तो इसे लैटिस एनर्जी भी कहा जाता है, इसे लैटिस एनर्जी भी कहा जाता है। कितनी एनर्जी लगी है इनको आपस में जुड़ने के लिए। बट हम यहाँ पे वीवीटी पढ़ रहे हैं, तो हाइड्रोजन के केस में हमें ये ध्यान रखना है कि कितनी यहाँ पे एनर्जी लगी है इनको बॉन्ड बनाने में। तो ऑब्वियस बात है, जब बॉन्ड बना है तो जरा देखो, ये इस एक्स एक्सिस पे आपने इसकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को रखा है, तो वाई एक्सिस पे क्या है, इसकी एनर्जी है। और कई बुकों में इसे पोटेंशियल एनर्जी से भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमने क्या देखा, पोटेंशियली उनको अपनी एनर्जी डिक्रीज करनी पड़ेगी। तो एक बात समझ में आई कि बॉन्ड जब भी बनेगा तो ध्यान रखना एनर्जी हमेशा घटेगी। मतलब जितनी कम एनर्जी वो घटाएगा, जितनी एनर्जी को कम करेगा, उतना ही स्टेबल बॉन्ड बनेगा। सिंपल सी कहानी, जितनी एनर्जी को वो कम करेगा उतना ही वहां पे अच्छा बॉन्ड बनेगा। तो ध्यान देना, बॉन्ड बनने के लिए एनर्जी को कम करना ही पड़ेगा। तो देखो, बॉन्ड बना, एनर्जी को कम करा, तो दिस इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बॉन्ड बनाना है, एनर्जी को कम करना है। तो पहला केस देखा जहां पे दो इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पिन अपोजिट है। क्या होगा यदि मैं दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के ले आऊंगा, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, स्पिन दोनों की सेम कर दी। तो ऐसे केस में ये आपने देखा, दो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के, दोनों के नॉर्थ सेम साइड, साउथ सेम साइड, सेम सेम रिपल्सन, तो भैया एनर्जी क्या हो जाएगी, क्लोज ही नहीं आएंगे, एनर्जी हाई होती चली जाएगी, क्लोज ही नहीं आएंगे। एक मिनट भाई, ठीक है ना, तो क्लोज ही नहीं आएंगे, इनके बीच में रिपल्सन होता चला जाएगा, और रिपल्सन होगा, ऑब्वियस बात है, इनकी एनर्जी हाई हो जाएगी। इट इज, तो ऑब्वियस बात है, ग्राफ आपको पता चल गया, तो इसकी एनर्जी जो है वो हाई होती हुई चलेगी, ठीक है ना। तो ये एनर्जी आपको हाई होती हुई दिखेगी। तो हमने दो तरीके से देखा, एक ऐसा केस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है, तो ध्यान रखना है बॉन्ड बनाने के लिए स्पिन अपोजिट करनी है, सेम स्पिन नहीं करनी है। स्पिन एक तो अपोजिट रखनी पड़ेगी, और दूसरा, अगर स्पिन सेम है तो ऑब्वियस बात है बॉन्ड नहीं बनेगा। बॉन्ड क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि देखो एनर्जी बढ़ती हुई जा रही है, अगर एनर्जी बढ़ जाएगी तो भैया बॉन्ड तो घट जाएगा, बॉन्ड बनने की संभावना कम होती चली जाएगी। जितनी ज्यादा एनर्जी बढ़ती रहेगी उतनी बॉन्ड बनने की संभावना कम होती रहेगी। तो शुरू में देख लो, शुरू में यहाँ पे एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, ऑब्वियस बात है एनर्जी क्या है, ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड बनने की संभावना कम है। जैसे जैसे एनर्जी कम करा, बॉन्ड बनने की कैपेसिटी बढ़ गई। बट हाँ, ये केस अलग है कि भैया हम बहुत ज्यादा क्लोज गए और डिस्टेंस कम कर दी, डिस्टेंस जितनी कम करोगे न्यूक्लियस क्लोज आते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा क्लोज आते रहेंगे, रिपल्सन होगा, रिपल्सन जहां भी आ गया वहां पे एनर्जी इंक्रीज होगी। तो हाँ भाई, एक चीज और कह सकता हूँ यहाँ पे, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिपल्सन भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं लिख सकता हूँ एनर्जी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिपल्सन के लिए। पर ये सार्वभौम नहीं हो गया, ये बस यहीं के लिए छोड़ देना, पता चला हर जगह एनर्जी और रिपल्सन को आपस में लगाते हुए चले गए। ये बस वीवीटी के लिए है कहानी, कि बस वीवीटी को इन शॉर्ट आप ऐसे समझ सकते हो। ये नहीं कि हर जगह ही बस दिमाग में एक इमेज बना ली कि हाँ भैया जहां बॉन्ड बढ़ गया वहां एनर्जी घट गई, ऐसा नहीं है भैया, केस पे डिपेंड करता है। अब भी कहना, ये एनर्जी का कंसेप्ट, एक चीज और पढ़ लेते हैं हम, क्या कि लेस एनर्जी मोर स्टेबल। सही कह रहे हो, लेस एनर्जी मोर स्टेबल है, पर हर जगह इसी बात को लेके खो मत जाओ, खो जाओगे तो भैया सिस्टम बेकार। जो कंसेप्ट जहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उन टॉपिक्स को बस वहीं पे ही ध्यान रखो। इसलिए कह रहा हूँ, रिविजन बहुत जरूरी है, रिवाइज करोगे तो सारी चीजें अच्छे से क्लियर होती है, ठीक है ना। तो ये था पुरानी थ्योरी। आज के क्लास में हमने ज्यादा इस पे डिटेल में जाने की कोशिश नहीं करी, जस्ट जनरल कंसेप्ट को देखे जो आप जानते हैं, ठीक है ना। बाकी आप पढ़िए, मेहनत करिए, कल इन्हीं टॉपिक्स पे जो अब तक पढ़ लिया है इन्हीं के बेसिस पे दो चार क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, ठीक। क्वेश्चन डेली करने हैं, जो मैं पहले बता चुका हूँ, क्लास से पहले आपको क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, क्लास से पहले आपको क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको सॉल्व करना है, व्हाट्सएप पे सेंड करना है। जो बच्चे रेस्पॉन्स देंगे उन्हीं को क्लास में एंट्री दी जाएगी, अदरवाइज क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, छूटेगा वो आपकी जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी जब पढ़ना है तो उसे अच्छे से आप, ठीक। और आज की क्लास का कोई डाउट है तो प्लीज आस्क योर डाउट, और आपके कुछ सजेशन है तो आप दे सकते हैं, प्लीज बताइए, एनी सजेशन जो आपको देने हैं कि भैया ऐसा सही नहीं, ऐसा है, बता दीजिए। या ऑनलाइन पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो। देखिए हाँ, एक चीज और, ये कल वाली क्लास तो वो मैम कह रही है कि दोबारा से लेंगी, क्योंकि आपने देखा होगा टेक्निकल ग्लिच हो गया था। बट आज की क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगी यूट्यूब पे, और यूट्यूब का भी डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए भाई, समझदार हैं, यूट्यूब पे जब आप वीडियो देखते हैं तो डिपेंड करता है स्पीड खुलने का और सेटिंग पे वीडियो की,
कि आपने वीडियो सेटिंग कितने पे करी है। तो जब आप वीडियो देखते हैं तो साइड में ऐसे बार होता है, उस बार पे क्लिक करेंगे या फिर नीचे की तरफ बार होगा, जिस भी तरफ होगा उसको एक बार देखिएगा, तो बार का आपको क्लिक करना होता है, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको कितने पिक्सल पे वो चलाना है, तो आप उसको 1080 पिक्सल पे चलाना है। और जो क्लास है वैसे मैं ये कह रहा हूँ कि भैया लाइव ही लें, रिकॉर्डेड के उसको मत ही देखें। ये तो जब है जब आपका कुछ बिल्कुल कोई टॉपिक रह गया, ये तो क्लास में पूरे फोकस रहें, आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ये हमारा भी प्रॉमिस है। बट हाँ, होता है कि भाई आप आज से 6 महीने बाद देखो इस टॉपिक को, कुछ चीजें दिमाग से निकल जाती है, तो उसको देखने के लिए है। तो मैं उसके लिए बातें बता रहा हूँ कि पिक्सल्स को 1080 पिक्सल पे आपको सेट करना। और चीज भाई, आप क्लास जो है फीस दे के ऑब्वियस बातें पढ़ेंगे, तो प्लीज ये औरों को शेयर ना करें, ठीक है ना, कि भाई आपका मन कर रहा है, मेरा फ्रेंड है, अच्छा फ्रेंड है, तो भैया मैं शेयर कर दूं, ऐसा नहीं है भाई। अगर उसको पढ़ना है तो ऑब्वियस बात है वो वीडियो हमसे ले सकता है, तो प्लीज ऐसा भी ना करें, ये सुविधाएं आपके लिए हैं, तो आप ही से अच्छे से जो है लें। ठीक। और बाकी कोई डाउट है तो प्लीज आज की क्लास का डाउट बताइए। आज की क्लास को यही ओवर कर रहा हूँ। कल होगी क्लास, परसों होगी क्लास, कल और परसों दोनों दिन क्लास मैं ही लेने वाला हूँ। आस्था मैम की जो क्लास होगी अब ट्यूसडे को होगी, तो ट्यूसडे को क्वांटम, एक बार जो टॉपिक, वैसे हालांकि वो सारा मैथमेटिक्स ही था, वो एक बार क्विक रिकैप करा के आगे वो टॉपिक पढ़ा देंगे। तो रिकॉर्डेड जो बच्चे मांग रहे हैं वो ट्यूसडे को ही सारा उसका मिल जाएगा। बाकी हाँ, इस क्लास का रिकॉर्डेड मैं भी डाल दूंगा, बट हाँ यही कहूंगा भैया रिकॉर्डेड मत देखो, एक बच्ची शायद वो गई भी है तो वो रिकॉर्डेड देख ले। बाकी प्लीज आप लोग क्या करें, आप लोग बीएससी की वाली किताब उठा के फर्स्ट ईयर की वीडियो वहां से पढ़ लें, ठीक, या फिर 11th 12th की प्रदीप वगैरह पढ़िए, 11th की प्रदीप पढ़िए, तो वहां से उस वीडियो को एक बार पढ़ लें, कितना सा काम कर लें। बाकी ऐसा भी नहीं है कि अननेसेसरी आप प्रदीप ही मंगा रहे हैं, नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अननेसेसरी किताबें भी घर में लेके नहीं रखनी। अगर है पढ़ लीजिए, किससे मिल सकती है एक आध दिन के लिए, आप वो ले लीजिए, या फिर एनसीईआरटी का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, उसको आप एक बार पढ़ लीजिए कि यहाँ पे पीपीटी में ये लिखा है, एनसीईआरटी क्लास शायद वो 3rd या 4th चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग वाला, उसको एक बार पढ़ लीजिए। शुरू की आप जो सारी चीजें पढ़ेंगे आपके सारे वो टॉपिक्स क्लियर होते चलेंगे, तो एनसीईआरटी का वो पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। बाकी जो भी डाउट्स होंगे, आज का तो आपको लग नहीं रहा, बट अगली क्लास में कोई डाउट होगा तो आप वो पूछेंगे। बाकी यहाँ होमवर्क जरूर ध्यान से करें, होमवर्क कल के लिए दिया था IF5, IF7 और SF4, ये आपको बताना है, इसमें हाइब्रिडेशन और वीबीटीज का करके बताना है। ठीक, अच्छा चलो ये भी बताना है कि हाइपरवेलेंट है, हाइपोवेलेंट है, ये सारी चीजें मतलब इसमें अप्लाई करनी है जो जो आज पढ़ाया गया। ठीक, बाकी मिलते हैं अगली क्लास, बाय बाय एंड टेक।